मेहमान गिरामी और हमारे स्कूल के बच्चों के वालिदैन कराम, मैं आप सबको प्रोग्राम में आने पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये बहुत शार्ट टाइम पे 1-2 दिन की प्लानिंग पे हमने ये प्रोग्राम को अरेंज किया है। ये कोई प्रोग्राम नहीं है कि जिस तरह से किसी अदारे की पब्लिसिटी के लिए प्रोग्राम होता है, लेकिन ये वो एक दावत है आप लोगों को जिसमें हमने सिर्फ महसूस किया कि वालिदैन और अदारे की जो एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है दोनों के दरमियान, और बच्चों की तरबियत, बच्चों की तालीम के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हमें इस अदारे में और पूरी दुनिया पे, सिर्फ हमें नहीं है, ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया पे कुछ मसाइल दरपेश हैं जिनके लिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं। उन रिसर्चेस को सम अप करके कुछ मालूमात आप लोगों तक कन्वे करना मकसूद था, जिसके ज़रिए बच्चों की तालीम और तरबियत में हमें आपकी रहनुमाई रहेगी। जो कमी कोताही इस हवाले से टोटल इस प्रेजेंटेशन में या हमारे अरेंजमेंट में कोई भी हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। वो इसलिए कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं किसी स्पीकर को, किसी ट्रेनर को दावत दूँ, वो यहाँ पे आए तो शायद आप लोगों के साथ उस तरह से वो चीज़ें डिस्कस ना हो पाएँ जो हम डायरेक्टली आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। जो प्रॉब्लम्स हमारे अदारे में हैं वो हम समझते हैं, जो प्रॉब्लम आपके बच्चों को हैं वो आप समझते हैं, तो हमारा जो आपस का कम्युनिकेशन है वो डायरेक्टली सबसे बेहतर रहेगा। तो इस प्रेजेंटेशन से पहले मैंने बहुत सारी प्रेजेंटेशन, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में दी हुई हैं, लेकिन वो सारी प्रेजेंटेशन मुझे तैयार की हुई मिलती थी। ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद तैयार की है। कल भी सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक मैंने इस पर मेहनत की है। इससे 2 दिन पहले भी 2 रातें इस पर मैंने मेहनत की है। फिर भी इसमें कोई कमी कोताही हो तो मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगा। आप दोबारा से कोई भी चीज़ ना कंफर्म हो सके तो बाद में मुझसे आप क्लियर करें। सब टॉपिक पे जो एक रिसर्च की जब प्रेजेंटेशन तैयार होती है तो वो घंटों के हिसाब से होती है। मतलब इसमें हमने 3-4 टॉपिक को सम अप किया है। मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें थोड़े से टाइम में कवर हो जाए, तो कोशिश करने की इस हवाले से कोई चीज़ क्लियर ना हो सके या टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा लगे तो काइंडली थोड़ा सा सब्र करके इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर कोई कमी कोताही हो तो बस यही बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे अदारे की, हमारी तरफ से ये एक नई कोशिश है, हम इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट है, इंशाल्लाह हम इसको बेहतर करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्टर का भी ये वो चीज़ें हैं, हम आपको वो माहौल दिखाना चाहते हैं जो बच्चों को हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे अदारे के अंदर। ये वो चीज़ें हैं जिन पे हम बच्चों को ये चीज़ें समझाते हैं। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था, हम इसलिए हमने ये सेटिंग इस तरह से की है कि ये आपको पता चले कि बच्चों के लिए हमारे पास क्या चीज़ें अवेल हैं, वो क्या लेवल है, और बच्चे उनको किस तरह से, किस लेवल से और कितनी तफसील के साथ इस चीज़ पे समझ सकते हैं। और ये जो कुछ अवेल है वो हम डिस्कस करेंगे इस ट्रेनिंग में, और बाकी जो बहुत कुछ है इंशाल्लाह हम इसको अपग्रेड स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम हर क्लास में, हर लेवल पे अलग अलग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सेटअप हमने इसलिए इस तरह से मुख्तसर सा किया है। इसके लिए प्रोजेक्टर भी अरेंज हो सकता था ताकि आपको ये पता चले कि हमारे बच्चों को हमारे अदारे में क्या अवेल है। इस पूरी प्रेजेंटेशन में मैं अपने स्कूल की कोई भी अगर पिक दिखाऊँगा या ये जो सेटअप आप नज़र आ रहा है आपको, ये हर वो चीज़ वो है जो हर वक्त रोज़ाना बच्चों को अवेल है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने आर्जी तौर पे मंगवा के प्रोग्राम अरेंज किया हो और फिर हम वो चीज़ बाहर भिजवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीज़ें मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे बच्चों को ये चीज़ें इस तरह से यहाँ पे अवेल होती हैं। तो बाकायदा शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो हमारे नीयतों को और हमारे अमलों को खूब बेहतर तरीके से जानता है। करोड़ हाथ दरूद
नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो पूरी कायनात में अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़े मुअल्लम और तरबियत करने वाले पाए गए। आज के इस प्रोग्राम का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे बच्चे, हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी ज़िम्मेदारियाँ और बच्चे की तालीम और तरबियत में। यहाँ मैंने सिर्फ वालिदैन और स्कूल का किरदार लिखा है क्योंकि हमने मेन डिस्कस इसको करना है, लेकिन हम इस प्रेजेंटेशन में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बच्चे की तालीम और तरबियत पर असरअंदाज होती हैं। उन सारी चीज़ों को हमने टाइम दिया है, लेकिन यहाँ टॉपिक में मैंने ये दो चीज़ें सिर्फ इसलिए लिखी हैं कि ये दो मेन टॉपिक हैं कि स्कूल ने उसमें क्या करना है, वालिदैन ने क्या करना है। बाकी बच्चे की तालीम और तरबियत पे जो जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं वो सारी काफ़ी हद तक इसमें मैंने डिस्कस की हुई है। सूरह अल-फुरक़ान अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बस काफिरों का कहा ना मान, इनके साथ बड़े ज़ोर से इनका मुकाबला कर। कुरान पाक एक इतनी जामे किताब है कि हम उसकी किसी भी आयत को जब उसका तर्जुमा पढ़ते हैं तो हम उसको एक महदूद अपने माइंड सेट के हिसाब से उस तर्जुमे को समझ रहे होते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि अल्लाह ताला ने इसकी ना सिर्फ हर आयत में बल्कि इसके एक एक लफ्ज़ में हज़ारों तर्जुमे पोशीदा किए हुए हैं। और मुझे ये बारहा तजर्बा हुआ है कि हम बचपन से एक आयत का तर्जुमा पढ़ते आ रहे होते हैं, लेकिन उस आयत को जो हम समझ रहे होते हैं कभी हमें पता चलता है कि इसकी तो असल बात और भी बहुत कुछ है। मिसाल के तौर पे कि कुरान पाक में कहा गया कि नाप तोल में कमी मत करो। हम आम रूटीन में हम हर सब यही समझते हैं कि इसमें यही कहा गया कि जब हम कोई चीज़ बाजार से खरीदने जाते हैं तो ये दुकानदार के लिए इस आयत में हुक्म है कि नाप तोल में कमी मत करो। लेकिन जब मैंने उसकी गहराई में जाने की कोशिश की तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ दुकानदार के लिए या कारोबार वाले बंदे के लिए ये आयत नहीं है। अल्लाह ताला ने ये आयत हर काम करने वाले के लिए, हर शख्स के लिए नाज़िल की है जो कुछ बेचता या ख़रीदता नहीं है, उसके लिए भी है। मसलन मेरा एक अदारा है, मैं कुछ भी तोल के नहीं देता, लेकिन मैं नाप तोल में कमी ना करूं कि मैं किसी बच्चे को अलग माहौल और किसी बच्चे को अलग माहौल ना दूं। मैं किसी बच्चे को सहूलियत ज़्यादा और किसी बच्चे को सहूलियत कम ना दूं। वालिदैन हैं, आप किसी एक बच्चे को घर में किसी और तरीके से ट्रीट ना करें, किसी दूसरे बच्चे को घर में किसी और तरीके से ट्रीट ना करें। मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ताला इस आयत में नाप तोल की कमी में हमें ये भी कहना चाह रहा है। इसी तरह उस आयत की और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। सेम यहाँ पे हम जो आयत देख रहे हैं इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, काफिरों का कहा ना मान, उनके साथ बड़े ज़ोर से इनका मुकाबला करें। हम आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से इस आयत में बताई कि काफिरों का कहा ना मान और उनके साथ मुकाबला कर। मतलब बच्चों की तालीम और तरबियत में काफिरों का कहना नहीं मानना, हमने उनके साथ मुकाबला करना है। हर वो तालीमी निज़ाम जो काफिर ने हमें दिया है, हर वो तालीमी निज़ाम जो हमें वो दिखाना चाहता है कि इसमें बड़ी चार्मिंग है, हम उसमें उसका मुकाबला करें और हर वो निज़ाम लेके हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में दिया है और कुरान पाक में इरशाद फरमाया। ये हर स्लाइड जो मैं दूंगा इस पर मैं घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन मौजू के हिसाब से ये बहुत लंबी चीज़ें हैं चूँकि इसलिए उसको शॉर्ट करेंगे। तो ये कुरान पाक सबसे पहले अल्लाह ताला की किताब जो दुनिया में सबसे बड़ी तरबियत का जो मंबा है, तालीम और तरबियत का, उसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी आयात में इस हवाले से हमें मिलती हैं, लेकिन ये एक आयत जो हम देख रहे हैं उसमें अल्लाह ताला हमें बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से सबसे पहले जो हमें सबक है वो ये है कि हमें काफिरों का कहानी मानना, हमें बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से अपना खुद का एक तालीमी निज़ाम जो इस्लामिक निज़ाम है उसको लेके आना है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक हदीस है सही बुखारी की 5200 नंबर हदीस की है, बहुत सारे लोगों ने पहले भी सुनी होगी। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक से इसकी रईयत के बारे में सवाल होगा, और अमीर यानी हाकिम है मर्द, अपने घर वालों पर हाकिम है, औरत अपने शौहर के घर और इसके बच्चों पर हाकिम है। तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक से इसकी रईयत के बारे में सवाल होगा। तो इस हदीस की रूह से मुझे, आपको, सब वालदा वालिद सबको अल्लाह ताला ने
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का एक पैगाम दिया है कि आप सब हाकिम हैं, आप सब से इस जो आपकी रैयत है उसके बारे में सवाल होगा। वालदैन वालदा घर में बच्चों पे हाकिम हैं, वो उनकी रैयत है बच्चे, उनकी तलीम व तरबियत के हवाले से वो क़यामत के दिन जवाबदेह हैं कि उन्होंने उनकी तरबियत तलीम में कोई कमी तो नहीं रखी। अदारा स्कूल आने वाले बच्चों पे हाकिम है, वो उनके बारे में क़यामत के दिन जवाबदेह है कि उन्होंने उनकी तलीम व तरबियत में कोई गफलत तो नहीं बरती। हर उस्ताद अपनी क्लास में उन बच्चों पे हाकिम है जिनको वो क्लास में लेके बैठता है और वो उनका जवाबदेह है क़यामत वाले दिन कि इसकी तलीम व तरबियत में उसने कोई कमी तो नहीं रखी। अब मेन टॉपिक पे चलते हैं। इसके हवाले से बुनियादी हकूक़, देखिए हर बच्चे के कुछ बुनियादी हकूक़ होते हैं जिनमें तालीम, शनाख्त, उसकी सेहत, उसका तहफ़्फ़ुज़ और दीगर बहुत सारी सहूलियात हर गली मोहल्ले के हर घर के बच्चे की बुनियादी ज़रूरियात हैं जो उस तक पहुँचनी लाजमी है और पहुँचनी चाहिए। अच्छी तालीम और तरबियत हर बच्चे का हक़ है कि उसे अच्छी तालीम दिलवाई जाए, उसके वालिदैन उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करें। म्यारी तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक़ है और म्यारी तालीमी इदारा ही म्यारी तालीम दे सकता है। तो हर वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चे को जहाँ भी जौन सा भी तालीमी इदारा उसे उसके लिहाज से, उसके माहौल के लिहाज से, उसकी इस्लामिक ज़रूरियात के लिहाज से बेहतर लगता है, वो अपने हिसाब से वो एक गैर जानबदाराना कोशिश करके ढूंढ के बच्चे को म्यारी तालीम वाले अदारे तक पहुँचाए। तालीम और तरबियत हम इसको लाज़िम मलज़ूम कहते हैं दोनों चीज़ों को। तालीम और तरबियत दो इकट्ठी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये दो अलग अलग चीज़ें बना दी गई हैं। आज तालीम अलग है, तरबियत अलग है, जबकि तालीम और तरबियत दो लाज़िम मलज़ूम चीज़ें हैं, इनको इकट्ठा लेके चलना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि तालीम की कमी को तरबियत अच्छी तरह ढांप सकती है। अगर किसी की तरबियत बहुत अच्छी है और उसकी तालीम नहीं है तो तरबियत उसको बहुत अच्छी तरह से ढांप सकती है, लेकिन अगर तरबियत में शगाफ है तो तालीम उसको कभी पूरा नहीं कर सकती। ये मिसालें आप लोगों के रोज़ाना सामने होंगी, आप देखते होंगे। किसी अच्छे घर का बच्चा बात करने से वो पता चलता है, अभी वो तालीम याफ्ता नहीं भी हो तो कोई कहता है यार लगता है तुम अच्छे घर के बच्चे, और उसकी बात से पता चलता है कि इसकी किसी ने तरबियत की है। और ये आज से अगर कुछ 10, 20, 50, 100 साल से पीछे, हम 100 साल से पीछे चले जाएँ, जब बादशाही निज़ाम थे, रियासतें थी, तो बादशाह अपने बच्चों के लिए तरबियत के लिए उस्ताद मुकर्रर करते थे, तालीम साथ हो जाती थी। और बहुत सारे आज से पीछे अगर हम जाएँ तो बाकायदा डिग्रियाँ नहीं होती थी, PhD लोग नहीं होते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तरबियत की बुनियाद पर दुनिया में अपने नाम रोशन किए हैं। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कम तालीम के बावजूद अच्छी तरबियत पर दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि तालीम से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो तरबियत है, लेकिन अलमिया है हमारे माशरे का कि हम तरबियत को बिल्कुल पीछे छोड़ के तालीम की तरफ दौड़ रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तालीम और तरबियत दो लाज़िम मलज़ूम चीज़ें हैं, इनको स्कूल में भी उतना ही ज़रूरी है और घर में भी दोनों ही चीज़ें उतनी ज़रूरी हैं, ना कि आला तालीम याफ्ता और आला तरबियत याफ्ता में फ़र्क आप देख सकते हैं। ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ें रोड पे बहुत दफ़ा देखी होंगी। ये आला तालीम याफ्ता लोग इस तरह के बेरब्त किस्म के मसाले आपके सामने पैदा करके बैठे हुए होते हैं, लेकिन अगर आला तरबियत याफ्ता है तो बेशक वो जानवर ही क्यों ना हो, आपने बहुत सारे सिखाए हुए जानवरों को इस तरह के काम करते देखा होगा जो इंसान भी नहीं करते। सिर्फ वो तरबियत का असर होता है, उनको कोई तालीम नहीं देता, उनको तरबियत दी जाती है। जब भी किसी जानवर को सिखाया जाता है तो कहते हैं इसको तरबियत दी है। तो ये आला तालीम याफ्ता और आला तरबियत याफ्ता की एक मिसाल आपके सामने है। दूसरी बात, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उनकी खिलाफत का दौर था और आधी दुनिया पे हुकूमत करते थे, तो एक दफ़ा उन्होंने अपने साथ में बैठे हुए ये फ़िक्रा कहा, ऐ उमर, एक वो वक्त कि जब तुमसे एक ऊँट भी नहीं संभाला जाता था, और आज वो वक्त कि तुझे आधी दुनिया की हुकूमत का हुक्मरान दुनिया का बना दिया गया है और तुम उसको संभाल के बैठे हुए हो ना। बेशक ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला तरबियत का असर है। ये वो उनका इशारा उस वाक़े की तरफ था कि जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम नहीं लाए थे तो ऊँट चराया करते थे। ये अरब का रवाज था कि अरब में उमूमन ऊँट चराए जाते थे, तो आप भी ऊँट चराने जाया करते थे क्योंकि ऊँट उस वक्त का बहुत बड़ा एक मालदार असासा था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आपसे एक ऊँट भाग गया
तो आपके वालिद ने आपको बड़ी सरजमिश की, बड़ा डांटा कि उमर तू किस काबिल है, तुझसे तो एक ऊँट नहीं संभाला जाता, तुम क्या करोगे, कैसे कारोबार करोगे, कैसे इतनी मालो दौलत कमाओगे और संभालोगे कि तुमसे तो एक ऊँट नहीं संभाला गया। पर फिर एक वक्त आया कि आपने आधी दुनिया संभाल के दिखाई। तो ये क्या था? तालीम थी, ये तरबियत थी। और ये वो तरबियत थी, उन्होंने उनसे तरबियत हासिल की थी जिन्होंने कायनात में सबसे बेहतरीन तरबियत दी। तो ये है तालीम और तरबियत का फ़र्क। हम ये चीज़ें क्यों करते हैं? बच्चे को हम तालीम क्यों दिलवाते हैं? हम बच्चे की तरबियत के लिए क्यों कोशिश करते हैं? मेन जो बड़े मकासद हैं हमारे, वो इज़्ज़त, दौलत और शोहरत होती है। अगर आप घूम घमा के देखें, जहाँ तक भी आप गौर करें, तो एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमारा असल मकसद इज़्ज़त, दौलत और शोहरत, यही 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम हासिल करना चाह रहे होते हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि बच्चे की अच्छी तालीम और तरबियत हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक फ़िक्रा है कि ठकरा दो, अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज़्ज़त से जो मिले वो कतरा भी बहुत है। तो इज़्ज़त का कतरा भी जिल्लत के समंदर से बेहतर है। अगर आपको जिल्लत से और हराम के रास्ते से समंदर जितना ख़जाना भी मिल रहा है ना, तो उससे वो इज़्ज़त की, वो हलाल की वो रोटी काफ़ी है जो आपके लिए ज़िंदगी की वो ख्वाहिशात पूरी कर दे, जिनसे आपका जीना काफ़ी हो जाए। लेकिन इज़्ज़त और शोहरत में फ़र्क ज़रूर है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही है, शोहरत इब्लीस की भी बहुत है। तो ये इज़्ज़त उन्हें किसने दिलवाई? इब्लीस को बहुत तालीम थी, बहुत इल्म था उसके बाद, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरबियत फरमाई थी। तो उस तरबियत ने उनको आज तक इज़्ज़त वर बना दिया। और इब्लीस अपने इल्म के घमंड में, तकब्बर में आज भी मशहूर तो बहुत है, शोहरत तो उसकी बहुत है, लेकिन इज़्ज़त नहीं है। इसलिए इन 2 चीज़ों पे हमेशा बच्चे को आप कायल करें कि बेटा इज़्ज़त वाली शोहरत ही चाहिए, इज़्ज़त वाली दौलत ही चाहिए। शोहरत और इज़्ज़त हमें वो नहीं चाहिए, शोहरत और दौलत हमें वो नहीं चाहिए जिसमें इज़्ज़त ना हो। तो आगे चलते हैं। अब हम तरबियत और तालीम व तरबियत के हवाले से जो वालिदैन के किरदार हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ, जो हम सिर्फ़ जो तालीम और तरबियत से हट के जो सिर्फ तालीम पे फोकस किए हुए हैं, वो एक अंधेरे की तरफ हमें लेके जा रहा है। ये ज़ालमाना निज़ाम है, ये कुफ़ार का पैदा किया हुआ निज़ाम है। इस्लामिक निज़ाम में तालीम और तरबियत साथ है और वो अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाता है। बच्चे की तालीम और तरबियत पर असरअंदाज होने वाले अवामल, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है बच्चे की तालीम और तरबियत। और इसमें ये 4 अमल हैं, चीज़ें हैं जो बच्चे की तालीम और तरबियत पे असरअंदाज होती हैं। तो इन चारों चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। उसमें बाकी चीज़ें भी बहुत कुछ देखेंगे, ये नहीं कि मैं उनको छोड़ रहा हूँ, लेकिन वालिदैन और तालीमी इदारे की जो किरदार है उनको हम थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे। तो सबसे पहले तालीम और तरबियत में है अपनी ज़ात। बच्चे की अपनी ज़ात उसकी है इन्वॉल्व तालीम और तरबियत में, वो असरअंदाज होती है सबसे पहले। इनको हम तफसील से एक एक चीज़ को आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें। उसके बाद अगली चीज़ है औलाद की तालीम और तरबियत में वालिदैन का किरदार। ये सबसे अहम चीज़ है। बच्चे की अपनी ज़ात के बाद वालिदैन का किरदार जो बच्चे की तालीम और तरबियत में असरअंदाज होता है और बहुत असरअंदाज होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ है तालीमी इदारे, उनका बच्चे की तालीम और तरबियत पर बहुत असर होता है। और चौथी और आखिरी चीज़ है तालीमी इदारों में असातिज़ा का किरदार आ जाता है कि उनका भी बच्चे की तालीम और तरबियत पर क्या असर है। और आखिरी चीज़ है सोसाइटी, मुआशरा, हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो बच्चे की तालीम और तरबियत पर असरअंदाज हो रहा होता है। अब इन 4 चीज़ों को मैंने इन पे 4 नंबरिंग रेड कलर में इसलिए कर दिया कि आप याद रखें कि यही 4 चीज़ें हैं जो बच्चे की तालीम और तरबियत पर असरअंदाज होती हैं और इनको हमने आगे चल के देखना है। एक इंटरनेशनल रिसर्च है, ये ऑथेंटिकेटेड इंटरनेशनल रिसर्च है, जिसका मैं आपके सामने ये खुलासा पेश कर रहा हूँ। जो हमने एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग में, जो लाहौर में हमने 25,000 रुपये पे करके वो पूरी इंटरनेशनल रिसर्च की ट्रेनिंग हासिल की थी। तो अब उसका जो एंड रिज़ल्ट था वो ये है जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। उसमें यह है कि सेल्फ जो बच्चा है ना, ये 4 चीज़ें थी ना जो बच्चे के तालीम और तरबियत पर असरअंदाज हो रही थी, ये चारों चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। सेल्फ जो बच्चा खुद है उसके नीचे मैंने डॉट लगाए हैं, इसकी कोई परसेंटेज नहीं है, वो बच्चे के अपना एक म्यार है, हर बच्चे का अलग, कि वो कितना इन्वॉल्व है अपनी तालीम और तरबियत में। उसके बाद जो 3 चीज़ें बच रही हैं, पेरेंट्स, स्कूल और सोसाइटी या मुआशरा, ये 3 चीज़ें जो
इंटरनेशनल रिसर्च है जो कहती है कि ज़रूरत कितनी है। ज़रूरत ये है कि वालिदैन 82% अमल दरामद करें बच्चे की तरबियत में, तो बच्चे की अच्छी तरबियत हो सकती है। वालिदैन का इतना किरदार है। उसकी एक वजह भी है, वो वजह यह है कि बच्चे ने पैदा होने से लेके वालिदैन के वो पास है, स्कूल में बाद में आना है। फिर स्कूल में वो आता है तो वो 4 घंटे 6 घंटे स्कूल में रहता है। 16-18 घंटे वो वालिदैन के पास घर में 75% अपने टाइम का वो घर में वालिदैन को देता है। इसलिए वालिदैन को 82% किरदार अदा करना चाहिए बच्चे की तरबियत में। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिसर्च है कि इतना किरदार होना चाहिए। स्कूल का 15-20% किरदार होना चाहिए इस सारे बच्चे की वालिदैन की तलीम व तरबियत में, और सोसाइटी को सिर्फ 3% किरदार अदा करना है। अगर सोसाइटी माशरा अपना 3% पॉजिटिव किरदार अदा करे तो एक बेहतरीन माशरा बन सकता है और बच्चों की तलीम व तरबियत बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? आ जाएँ, वालिदैन सिर्फ 4% किरदार अदा कर रहे हैं। ये वही रिसर्च कहती है, मैं नहीं कह रहा, ये आपको लिए नहीं मैं कह रहा, ये पूरी दुनिया के वालिदैन के लिए बता रहा है, उसमें यूरोप के वालिदैन भी शामिल है। तो वालिदैन अपना किरदार जो 82% था उसमें जो अदा कर रहे हैं वो 4% है, ये वो रिसर्च कहती है। और स्कूल अदारे जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो 52% है। थोड़े टाइम में भी वो अपना किरदार ज़्यादा अदा कर रहे हैं, क्योंकि वालिदैन को इदारों से तौक़ुआत बहुत होती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हम उन तौक़ुआत को पूरा उतरें। तो जो इस वक्त करंट कंडीशन है, जो वो रिसर्च बताती है, वो ये है कि 82% किरदार वालिदैन अदा कर रहे हैं और सोसाइटी 1% किरदार अदा कर रही है, वो भी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं कर रही। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस लेवल पे माशरे कैसे बनेंगे और बच्चों की तलीम व तरबियत कैसे होगी। हमने इसको ये जो 4% और 52% है ना, मैं ये चाहता हूँ कि आज के ये इस प्रोग्राम के बाद ये 50-50% तो हो जाए। चलो बाकी चलें अलग चीज़ें, सोसाइटी ने तो क्या करना है बच्चों के लिए। तो ये वो रिसर्च थी जो इसमें मैं सबको आवाज़ आ रही है, सबको नज़र आ रहा है। सोसाइटी का जो किरदार है वो माइनस है, मैंने आपको बताया उसका यही किरदार है कि बच्चा कामयाबी की तरफ जा रहा है, पीछे से कोई कहता है ये नहीं हो सकता, ये कैसे पढ़ लेगा, फलां ETC, बहुत सारी वो कैंची वाली बातें हैं कि वो उसको उसकी कामयाबी को रोकने की कोशिश करते हैं। माइनस किरदार है ये, हेल्प के लिए और दूसरों के साथ मिलजुल के किसी को साथ लेके चलना, किसी का हाथ पकड़ के खींचना, ये सोसाइटी में नहीं है। अगर कहीं है तो माइनर लेवल पे है, बहुत कम। अब मैं सबसे पहले नंबर पे मैंने दूसरी चीज़ रखी है, वो 4 चीज़ों में से जो ये पहली ही थी, इसमें नंबर 2 लग गया। तरबियत ज़ात, खुद अपना बच्चा कैसे असरअंदाज होता है, बच्चे को क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे को किस लेवल पे हमने लेके जाना है, कि बच्चे को क्या करना है अपनी तलीम व तरबियत के हवाले से। तो एक इंटरनेशनल रिसर्च है जिसका निचोड़ ये है कि जो बच्चा खुद अपनी ज़ात पे खालिस 10,000 घंटे लगा लेता है अपनी तलीम व तरबियत के लिए, वो वर्ल्ड लेवल का लीडर बनता है। वर्ल्ड लेवल का, मैं ये नहीं कह रहा कि वो यजमान का लीडर बनता है, वो पाकिस्तान का लीडर बनता है, वो वर्ल्ड लेवल का लीडर बनता है। और ये रिसर्च है, और ये मेरा दावा है कि इंटरनेशनल रिसर्च जितनी भी होती हैं, ये किसी ऐरे गहरे ने नहीं की होती, ये 100% एग्जैक्ट फिगर होते हैं। आप किसी बच्चे पे 10,000 घंटे लगा के देख लें कि वो खुद अपनी ज़ात पे लगाए, अपनी ज़ात के लिए 10,000 घंटे लगाए, तो वो बच्चा अगर वर्ल्ड लेवल का लीडर ना बने तो आप मुझे आके बताइएगा, मैं उस रिसर्चर के पास ले जाऊंगा आपको कि जुर्माना दे दीजिए, आपने गलत रिसर्च की। ये होता है, इसकी मिसालें हमारे मुल्क में भी मौजूद है, बहुत सारी हमारे अजीज़ो कारम में भी मौजूद है। मैंने अपने एक अजीज़ के घर में, जिसकी पूरी फैमिली वालदा वालदैन और वो उनकी जितनी फैमिली है, उसके वालिद के बहन भाई, उसकी वालदा के बहन भाई सारे डॉक्टर हैं और सारे जॉबेबल हैं। उनके 3 बच्चे थे, तीनों डॉक्टर बन गए, लेकिन मैंने देखा कि वो बच्चे खुद पे 10,000 घंटे लगाते हैं। मैंने देखा उनके बच्चों के घरों में वो मैट्रेस जहाँ पे वो बैठ के पढ़ते हैं, वो मैट्रेस बाकी बेड से 2 इंच नीचे होता है, वहाँ पे वो बच्चे खुद पे 10,000 घंटे लगाते हैं। ये बच्चा जो आपके सामने है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, ये बच्चा, इसने 10,000 घंटे खुद पे लगाए। ये शाहिद मंजूर इसका नाम, और इसने इंटरनेशनल लेवल का जो है वो ये लीडर बना है। इसने वो शोहरत हासिल की है जो एक बच्चे को हासिल करनी चाहिए। इसके नाम में ये इसका अखबार में भी, ये इंटरनेशनल अखबार में ये आया हुआ था जो मैंने, इसने यहाँ पे किया क्या है
9-year-old makes record by passing O लेवल एग्ज़ाम। O लेवल एग्ज़ाम में पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि ये 9 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जो मेरे पास, मैंने जिस रिसर्च में ये पढ़ा था और मैंने यहाँ से बाद में इसको जो किया था उसमें मैंने ये लिखा हुआ पढ़ा था कि 900 साल का IQ लेवल रिकॉर्ड भी इस बच्चे ने तोड़ दिया है इस एग्ज़ाम के हवाले से। अगर मतलब वो IQ लेवल जो लोग एग्ज़ाम देने के लिए इस्तेमाल करते थे पिछले 900 साल में, जिन इस उम्र के बच्चों में, इसकी उम्र के बच्चों ने पिछले 900 साल में जिस IQ लेवल से एग्ज़ाम दिए हैं, इसने वो 900 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये पाकिस्तान का बच्चा है, इसने वो 900 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस एग्ज़ाम का पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, टॉप कर दिया इस रिकॉर्ड को इसने। और ये बच्चा एक वर्ल्ड लेवल का लीडर बना है। तो ये बच्चा, इसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से शील्ड भी हासिल की और इस बच्चे ने ये अपने एग्ज़ाम टीचर्स के साथ भी बैठा हुआ है। इस बच्चे में एक चीज़ नोट करें जो कि मैंने दरमियान में नीचे लगाई हुई है, उसका स्टाइल देखें वो खुश कितना है। ये उसकी कामयाबी का एक राज है। और जो इसने इंटरव्यू दिया था, ऊपर इसकी शील्ड भी पड़ी हुई है, इसने इंटरव्यू दिया, उसमें इसने कहा है कि मैंने और मेरे वालिदैन ने मिलके ये रिकॉर्ड तोड़ा है। बस उसके ये अल्फाज थे। जब उससे किसी ने पूछा, उसने यही कहा कि मैं इसमें बहुत बातें कर सकता हूँ, बहुत बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताता हूँ कि मैंने और मेरे वालिदैन ने मिलकर ये रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा, खुद पे होता क्या मसला है? खुद जो बच्चे की अपनी ज़ात है ना, उसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है? हम ज़ीरो से शुरू करते हैं। बच्चा पैदा होता है तो होता क्या है, हम उसको इतनी प्रेफरेंस देते हैं कि वो उस घर का खुद को मालिक समझ रहा होता है। वो कोई चीज़ मांगता है, हम उसको देते हैं। वो रोता है, हम उसको चुप करवाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो हम उसको पूरा हैंडल करते हैं। इसी तरह जैसे एक बादशाह हो, एक मालिक हो, हम उसको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। 2 साल के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा समझने लग जाता है। फिर कहते हैं ये बात जो तुम्हें इसे पहले बताई थी, इसे समझ नहीं आती, थप्पड़ भी लगाते हैं। इसे समझ नहीं आती, यहाँ नहीं जाना था, इसे समझ नहीं आती, ये नहीं गिराना था। वो क्या समझता है कि मेरा तख्ता उल्ट दिया गया, मैं बादशाह था और मेरा तख्ता उल्ट दिया गया। वहीं से उस बच्चे में वो कमी आना शुरू हो जाती है जो उसकी तलीम और तरबियत की राह में रुकावट है। वो खुद अपनी ज़ात को डेवलप नहीं करता उस तरह से जिस तरह से उसको करना चाहिए। 11 साल की उम्र जब होती है तो एज ए मेडिकल प्रोफेशनल भी और एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट को देखते हुए भी क्या होता है कि 11 साल के बच्चे में ज़िद और हटदर्मी आना शुरू हो जाती है। तो फिर हम उसकी ज़िद को ज़ोर से तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस बच्चे में बहुत सारी वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो उसकी तलीम और तरबियत की राह में रुकावट है। ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि इनको कैसे हमने कवर करना। तीसरी चीज़, औलाद की तरबियत में वालिदैन का किरदार। सबसे अहम चीज़, सबसे अहम बात जिसके लिए आज हम लोग हाजिर भी हुए हैं कि जैसे हमने इस रिसर्च में देखा भी कि वालिदैन 4% 82 में से वो किरदार अदा कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सिर्फ आपकी बात नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा इतना कम्युनिकेशन हो कि हम वो सारे गैप्स निकाल दें जिनमें ये परसेंटेज कम हो रही है। बच्चा पैदा होने से लेके बालग होने तक 19,600 लफ्ज़ जो है ना वो सुनता है अपने कानों से। पैदा होने से लेके बच्चा 19,600 वर्ड जो है वो अपने कानों से साइड पे करना था, बोलते हैं वर्ड लिखा हुआ था वहाँ पूरा, वो लिखिए आ गया वो। खैर 19,000 वर्ड लफ्ज़ इसमें से जो है ना वो हमारे मुआशरे के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से नेगेटिव सुनता है। 1900 और 600 लफ्ज़ पॉजिटिव सुनते हैं। बच्चा पैदा होने से लेके, अपने घर से लेके, अपने मोहल्ले से, अपने स्कूल, अपनी मुआशरा, सबसे मेन बात है यहाँ से ये बालिग होने तक बच्चा 19,600 लफ्ज़ सुनता है। रिसर्च कहती है कि बच्चा 1900 लफ्ज़ जो है वो नेगेटिव सुनता है और 600 लफ्ज़ पॉजिटिव सुनता है। हमने ये 600 लफ्ज़ बढ़ाने हैं, वालिदैन ने बढ़ाने हैं जिनके पास 75% बच्चे का टाइम है घर में, 18 घंटे 16 घंटे। उन्होंने ये 600 अल्फाज को अब ज़्यादा करना है। बहुत सारे नेगेटिव लफ्ज़ बच्चा घर से भी सुनता है, उसको हमने कवर करना है। कैसे? कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, फिर आगे भी और बहुत सारी वालिदैन के हवाले से चीज़ें आएंगी। यहाँ हम थोड़ी ये चीज़ें इन स्लाइड पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ये कि सबसे मेन बात है कि मुस्कुरा के बच्चे को पेश आएँ, किसी भी काम के हवाले से मुस्कुराएँ। बच्चे को पता चले कि मेरा वालिद टेंशन में नहीं है, मेरी वालदा टेंशन में नहीं है, मेरी वजह से इसे टेंशन नहीं है, उसको मुस्कुरा के हैंडल करें। उसके बाद ये है कि बच्चे से सवाल ज़रूर करें।
स्कूल से जाता है ना, स्कूल के हवाले से सवाल करें, आपको भी तो पता चले। आप हमें कैसे बताएंगे कि मैंने बच्चे से ये पूछा था उसे नहीं आता, टीचर को कैसे बताएंगे? सवालात पूछें बच्चे से स्कूल के बारे में, आज क्या पढ़ा है, ठीक है ना, आज आपने क्या नया सीखा है। इस तरह के इंग्लिश क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर सिटी नेम, व्हाट इज योर स्कूल नेम, ETC, टीचर नेम, पेरेंट्स नेम, ये चीज़ें आप पूछें। जो नहीं आता डायरी पे नोट करें कि ये चीज़ें हम नहीं आती, तो बच्चे को नहीं पता चली ना। उसके बाद दोस्ताना माहौल, ये इसके लिए माजरत हमें नहीं पता था, वरना ये ना लगाती। चले ये कि उसके बाद ये है कि दोस्ताना माहौल दें बच्चों को, वो डांट डपट वाला रवैया, वो चीज़ें जो है ना वो ना करें, उसको ज़रा नरम अंदाज अपनाएं। उसके बाद है जी कामयाब लोगों से मिलवाएं। यहाँ पे वो लफ्ज़ मिस हो गए हैं, कामयाब लोगों से मिलवाएं, खुसूसन तलीम के बारे में, जो लोग तलीमी मैदान में कामयाब हुए हैं ना उनसे मिलवाएं। जो लोग कामयाब हो चुके हैं ना, आप बच्चों को उनसे मिलवाएं कि बेटा ये फलां बंदा है, ये इस वक्त हेड है फलां अदारे का, ये SP साहब है, ये AC साहब है, ये हमारे नादरा के हेड हैं, बेटा ये स्कूल के टीचर हैं, ये फलां स्कूल के हेड हैं, तो ये अच्छा कारोबार चला रहे हैं, इनका बहुत अच्छा बिजनेस है। ये जो कामयाब नज़र आ रहे हैं ना, आप उनसे मिलवाएं, फिर उनके पास बिठाएं, उनके थोड़ा टाइम आप जाके बैठते तो उनको भी उनके साथ बिठाएं। इनको मैं समझ तरह करता जाऊँगा, ये आम थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिनसे चेंजिंग आएगी। हौसला दे, तुम नहीं कर सकते ये ना कहें, प्लीज़ ये ना कहें कि तुम नहीं कर सकते, तुम करोगे, तुम नहीं कर सकते, ये बात नफरत ख़त्म कर दे ज़िंदगी से। इसको हौसला दे, नहीं करेगा तो गलत करेगा, कुछ ना कुछ करेगा तो सही ना। जब आप पहले ही कह देंगे तुम नहीं कर सकते तो वो नहीं करेगा। उसके बाद खालस वक़्त है, ये सबसे अहम बात, ये मेन चीज़। ये मैंने हेडलाइन ऊपर येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है, 80% 85% टाइम बच्चा घर में गुजारता है, तो ये भी हाईलाइट किया हुआ है कि बच्चे को जितना भी टाइम दें, 15 मिनट दें प्लीज़, खालिस दें। खालिस कैसे कि हर चीज़ साइड पे रख दें, ठीक है ना, सारे ज़माने के मसले मसाइल हर चीज़, उसकी बात गौर से सुने, उसकी बात का गौर से जवाब दे। बच्चा पेपर लेके आया, ये जी स्कूल से बाबा पेपर आया, ये मम्मा ये पेपर आया, टीचर ने मुझसे पेपर लिया था, साइन कर दें, पकड़ा है साइन कर दें, देखा भी नहीं, नंबर देख लिया सिर्फ, हाँ जी इतने कम नंबर। ये क्यों? ये इसलिए कि आपने उससे पिछला पेपर भी नहीं सही तरह से देखा, उससे पिछला पेपर भी नहीं सही तरह से देखा, आज वाला भी नहीं सही तरह से देखा, अगला भी क्या सही नहीं देखा। पेपर पूरा देखें, खालस टाइम दें। इसी तरह दूसरे टाइम तफरीह करवाते हैं बच्चों को, खालस तफरीही टाइम दें, उसमें पीछे बिजनेस को पीछे छोड़। इसी तरह की और सारी बहुत सारी मिसालें। कहने का मतलब कि जितना भी बच्चे को टाइम दें, खालस बच्चे का वो टाइम रखें, उसको वो टाइम दें। याद रखें आपका बच्चा, ये बच्चा आपका ही है, इसकी कामयाबी आपकी कामयाबी है और इसकी नाकामी आपकी नाकामी। लेकिन हम नाकामी को उसमें से निकाल देते हैं। बच्चे की कामयाबी आपकी कामयाबी है, उसके लिए आपको इन थोड़ी सी चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा। माँ का किरदार सबसे अहम है, बच्चा पैदा होने से लेके उसकी तलीम व तरबियत में पहले होता है, उसके बाद ये सारी कुछ चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वालिदैन के किरदार में सम अप कर रहे। दुआ करें बच्चों के लिए ज़रूर, सारा कुछ अपनी तरफ से करके फिर दुआ करेंगे, या अल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अब ये तेरे हवाले हैं, इसकी तलीम व तरबियत, इसकी अच्छी तरबियत तेरे हवाले है, इसको अच्छी तरबियत में रखें। ये है कि हमारा जो इत्मीनान है ना, उसमें से बच्चे हिस्सा लेते हैं। ये एक मिसाल है, मैं इसमें आपको एग्जांपल से बताने की कोशिश करूँगा कि अबाबील जो परिंदा है ना, ये अपना घोंसला कुएं की मंडीर के अंदर बनाता है। जब उसका बच्चा ज़िंदगी में पहली दफ़ा उड़ता है ना, तो उसके पास चांस नहीं होता कि वो गिर जाए। अगर वो गिर जाए तो वो गया, वो कुएं में जाए। उसने उड़ना है तो कुएं की उस अंदर दीवार से उड़ के कुएं की मंडीर तक तो लाजमी उड़ना, ये उसकी पहली कामयाबी है। बाहर निकल के बैठ सकता है, अगर उससे पहले नाकाम हो गया तो वो गिर जाएगा। अब उस कामयाबी के लिए अबाबील उसको क्या तरबियत देती है और कैसे देती है? वो रोज़ाना रोज़ 1000 उड़ान भरती है, घोंसले से कुएं के बाहर, फिर आती है, फिर घोंसले से कुएं के बाहर। उसे कोई काम ना हो तो 1000 उड़ान रोज़ाना भरती है, सुबह से शाम तक, उस बच्चे को दिखाने के लिए कि उड़ना कैसे है। और जब उड़ना है तो इस मंडीर से बाहर नज़र आना है, उससे अंदर नहीं बैठना, क्योंकि उस बच्चे के पास कोई चांस नहीं है। ये एतमाद उसमें पैदा करती है, फिर उस बच्चे में वो एतमाद पैदा होता है कि वो जब उड़ता है तो वो बाहर ही निकल के बैठता है, वरना अबाबील तो ख़त्म हो जाती है दुनिया। हमने हमारे एतमाद में से बच्चा हिस्सा लेता है। यकीन करें, हम जो करें उसके सामने एतमाद के साथ करें। जब हम एतमाद के साथ उसके सामने जो करेंगे, फिर वो बच्चा भी वो चीज़ एतमाद के साथ करेगा, गुस्सा ना करें।
से पहले शायद कुछ दोस्तों को लग रहा हो कि हम ये कहेंगे कि आप हमारे साथ ये करें, हमें ये तामुन करवाएं, हमें ये करें, ये शायद ये किरदार है। कुछ चीज़ें आएंगी वो भी, लेकिन ज़्यादा मकसद हमारा यही था कि हमें वो सब चीज़ें पता चल जाए जो बच्चों पे ओवरऑल घर में बच्चों की तलीम तरबियत पे असरअंदाज होती है। इसलिए हमने कुछ उन दोस्तों को ये भी कहा था कि बेशक अब उन वालिदैन को भी ले आए जिनके बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ते, क्योंकि हम सिर्फ वो चीज़ें नहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं जो मुस्लिम स्कॉलर्स और वालिदैन के दरमियान है। हम हर वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो बल्कि ज़्यादा वही डिस्कस कर रहे हैं जो बच्चों की तलीम तरबियत पे वालिदैन के हवाले से असरअंदाज होती है, स्कूल के हवाले से। गुस्सा मेन बात, बच्चे पे गुस्सा ना करें, स्कूल पे गुस्सा ना करें, असातिज़ा पे गुस्सा ना करें। थोड़ा सा टाइम, खालिस टाइम आप खुद दें, थोड़ी सी तवज्जो पहले आप दें, फिर उसके बाद बेशक आपका गुस्सा बनता है तो पोलाइट वे में हमें वो शिकायतें करें। इंशाल्लाह आपके पोलाइट वे में, बच्चे को भी पोलाइट वे में बताएं, नरमी से बताएं। उम्मीद है कि बच्चा नरमी से बताई हुई बात पर भी अमल करेगा। कुछ अर्सा करके देखें, इंशाल्लाह इसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। चीज़ें बहुत सारी हैं, इसलिए मैं मज़ीद छोटा छोटा करता जाऊँ। किताबों से दूर, हमने बच्चों को किताबों से दूर कर दिया, हमने मोबाइलों पे लगा दिया है, ठीक है। आम जो घरेलू किताबें, जो रूटीन में दूसरी किताबें होती थी ना, इस तरह के घरों में माहौल होते थे। कभी अक्सर घरों में भी इस तरह की लाइब्रेरियाँ बनी होती थी साइड पे, जहाँ पे बहुत सारे वो जहाँ पे बहुत सारे वो अच्छा जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो लाइब्रेरी की तरह पे बुक्स होती थी। हमने खुद भी अपने घर में भी देखी है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती थी और वो बुक्स पढ़ी जाती थी। काइंडली बच्चों को इस तरफ लेके आए, बच्चों को जो है ना वो किताबें पढ़ाएं। ठीक है, मोबाइल बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो भी दें, लेकिन किताबें पढ़ाएं। थोड़ी सी बुक्स रख दें, 10 बुक हों, 10 किताबें सिलेबस से हट के हों, पढ़ी हुई छोटी सी जगह पे, और वो जगह बच्चे के बैठ के पढ़ने के लिए हो। इसे कहें ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। बच्चा किताब से दूर हो रहा है, उसको पसंदीदा कमरा अगर हो सकता है, उसका कमरे में कोई कोना पसंदीदा, इतनी सी जगह ये आपकी है, बस वो इतने में खुश है, ये मैं बादशाह हूँ, ये मेरी मलकियत है, उसको दे दे। उसको वहाँ पे उसकी किताबें अपनी मर्ज़ी से रखने दें, उसको अपनी चीज़ें वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से रख दे दें। कमरा दे सकते हैं, ठीक नहीं तो कोना दे दें। वो बच्चे में रिज़ल्ट देखें फिर उसका कि वो बच्चे उसमें क्या क्या रिज़ल्ट देते हैं। वो कौन से मौके हैं जिन पे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी तवज्जो की, जब हम तवज्जो कर नहीं रहे होते और बच्चा उस मौके पे बड़ा सीखता है। ये वो चीज़ें जो रिसर्च में आई हैं कि सफ़र के दौरान बच्चा बहुत सीखता है। सफ़र में वो जो भी सवाल पूछता है ना, उससे तसल्ली से उसका पूरा जवाब दे। उस वक्त उसका माइंड, उसने पूछा है और उसका माइंड ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा है कि उसने ये क्या सीखना है। उसके बाद सैर व तफरीह के दौरान, सैर पे गए हुए हैं, वहाँ पे आप ज़रूर पूछें। ये फ्रंट पे आ जाइए। अब कुछ पिक करता है, वो पूछता है आपसे कि ये क्या है, तो उसे ज़रूर बताएं और तसल्ली से बताएं। उस वक्त वो पिक करता है। पिछली चीज़ों पे थोड़ी काफ़ी डिटेल हुई है, तो अब मैं इनको ज़रा समझ करता जाऊँगा। रात सोने से कबल, सोते हुए जब बच्चा सोने लगता है ना, उस वक्त उसका ज़हन जो है ना वो कबूलियत किस लेवल पे होता है। तो उस वक्त जो जो चीज़ें वो पूछता है कि आप उसको बताते हैं, तो वो उसकी याददाश्त में महफूज रहती हैं। स्कूल जाते और वापस आते हुए सफ़र में, जैसे पहले हमने सफ़र में पढ़ा, और ये ख़ास तौर पे स्कूल आते जाते बच्चा जो सवाल करता है ना, तो बाकी चीज़ों से तवज्जो हटा के ज़रा उसको तसल्ली से उसका अगर आप जवाब दें, तो ये टाइम भी वो होता है जब बच्चा कबूल कर रहा होता है, बच्चे का माइंड कबूलियत की तरफ होता है। किसी भी कामयाबी, जीत की पोजीशन, अच्छे नंबर, खत्म कुरान के मौका पर, कोई भी अच्छा मौका, उसने घर में रिजल्ट लेके गया है ना आपको, जैसे मैंने अभी बताया, तो खालिस टाइम उसको दें, उसको गौर से देखें, उसको पूछें कि ये क्वेश्चन बेटा गलत अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, अब इसको दोबारा करो। आप भी घर में 2 दफ़ा करवाएंगे, टीचर भी 4 दफ़ा करवाएगा, तो वो रिपीट हो जाएगा। और अगर उसके अच्छे नंबर हैं तो उसको उस मौके पर उसको अप्रीशिएट करें, हौसला दें, और फिर उस मौके पर उसको नसीहत करके देखें। वो नसीहत बच्चा बड़ी पिक करेगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन मौक़ों पे बच्चे बहुत कुछ पिक करते हैं। तो बच्चे के आइडिया के ऊपर ना बैठे। बच्चे का अगर आइडिया है ना, ये तुम क्या कह रहे हो, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ये तुम कैसे कर लोगे, जैसे पहले मैंने कहा कि उसको हौसला दें, ये ना कहें तुम नहीं कर सकते। तो उसके आइडिया पे ना बैठें, उसके आइडिया पे उसको अमल दरामद करने दें। थोड़ा गलत करेगा फिर सही करेगा, उसको उसकी लिमिट्स बताएं कि ये आप इस लिमिट में कर सकते हो, इससे बाहर नहीं जा सकते, ये काम ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, ये करें। लेकिन ये कि उसके आइडिया को ब्रेक ना लगाएं, ताकि वो नए से नए आइडिया आपसे डिस्कस करें। 3 चीज़ें हमने बाकी डिस्कस की हैं।
अब हम स्कूल का किरदार, वालिदैन का किरदार भी तकरीबन हमने देख लिया कि क्या चीज़ें हमने कितना चाहिए था, हमें कितना हम कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ों से हम कुछ उसमें बेहतरी लेके आ सकते हैं। और बच्चे की अपनी ज़ात पे भी हमने डिस्कस कर लिया कि वो अपनी ज़ात को किस तरह से उसमें हम इम्प्रूवमेंट उसकी ज़ात में कर सकते हैं, कि जिसमें वो चीज़ें आई थी कि वो पैदा होने से लेकर 2 साल तक इसका माइंड सेट क्या होता है, फिर 2 साल के बाद वो क्या समझता है कि तख्ता पलट दिया, फिर 11 साल में वो ज़िद्दा डरनी में क्यों आता है, वो चीज़ें डिस्कस की हैं। फिर हमने वालिदैन की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, उनका किरदार, उनके जो हम बेहतरी ला सकते हैं सम ऑफ करके। अब आ गया स्कूल का किरदार कि बच्चों की तालीम और तरबियत में तकरीबन स्कूल का क्या किरदार है। सबसे पहले कि मकसद तालीम को स्कूल जो है ना वो सामने रखे कि असल मकसद तालीम है क्या। हम बच्चों को तालीम देने का मकसद, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि हमारे असल मकासद जो है कि तालीम और तरबियत का फ़र्क भी हमने देखा कि क्या है इसमें, लेकिन हमने शुरू में डिस्कस किया कि असल में हम दौलत, शोहरत और इज़्ज़त के लिए ये सारी चीज़ें हम चाह रहे होते हैं कि ये हो, लेकिन वो दौलत और शोहरत वो भी हमने डिस्कस की कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त है, इब्लीस की बहुत शोहरत है लेकिन इज़्ज़त नहीं है, तो हमें दौलत और शोहरत इज़्ज़त वाली चाहिए। तो ये है मकसद तालीम, जिसको तालीमी इदारों को भी और वालिदैन को भी सामने रखना है। उसके बाद सिलेबस है, ये मैं सम अप कर रहा हूँ सारी चीज़ें कि सिलेबस जो है वो उस तरह का सिलेक्ट करें जिसमें इस्लामिक चीज़ें हों और जो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से और जदीद आने वाले मुआशरे सारी चीज़ों को कवर कर दें, वो देख के समझ के अदारा रिसर्च करके रिसर्चेस को देख के फिर वो सारा सिलेबस जो है ना अपना वो सिलेक्ट करे। उसके बाद ये है कि जिम्मेदारी ले कि ये बच्चों वाकई बच्चे हैं, जैसे मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको हदीस बताई कि आप में से हर कोई हाकम है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। वालिदैन भी हाकम है, असातिज़ा भी हाकम है, अदारा भी हाकम है, तो वालिदैन से भी बच्चों के बारे में सवाल होगा, अदारे से भी होगा, उसके असातिज़ा से भी क़यामत के दिन सवाल होगा। तो वो जिम्मेदारी ले कि मैंने इनका जवाब देना है बरोज़ क़यामत, कि मेरे पे जो जिम्मेदारी थी मैंने वो पूरी की है। ये जो डॉट लाइन आ रही है इसका मकसद ये है कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन जो चीज़ें थी वो डिस्कस करके अगली बात जो है वो है तहकीकी तालीम, जो तालीम में आती है, जो मैंने रेड की हुई है इसलिए कि हम इस पर काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि अब दुनिया जा रही है तहकीकी तालीम के क्रिएटिव लर्निंग की तरफ। हमने तहकीकी तालीम की तरफ जाना है। आप लोगों को आज बुलवाने का जो मेन मकसद है वो भी ये है कि ये आपको समझाना कि तहकीकी तालीम है क्या, उसमें वालिदैन का किरदार क्या है और आपको हमारा साथ उसमें कैसे देना है। तो हम चाह रहे हैं कि हम अदारे को तहकीकी तालीम की तरफ लेके जाएं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है। बच्चे की तरबियत में वक्त की पाबंदी, इस्लामी जहन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आगे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले साल जो अहम बात प्लीज़ तवज्जो कीजिएगा, जो इस ट्रेनिंग की सबसे अहम मकसद और सबसे अहम बात है वो ये है कि अगले साल से मेरा इसी सेशन से मतलब क्या है कि कल से हम बच्चों में आपके साथ मिलकर, ये मैंने पहले लिखा है बाद में नहीं लिखा क्योंकि हम आपके साथ के बगैर ये चीज़ें बच्चे में पैदा नहीं कर सकते। आपके साथ मिलकर 9 खूबियाँ पैदा करना चाहते हैं। ये 9 खूबियाँ नंबर वाइज, नंबर ऊपर लगाए हुए हैं, जैसे हमने वो 4 चीज़ें नंबर वाइज 1 2 3 4 जो बच्चे की तालीम और तरबियत पे असरअंदाज होती हैं, उसकी ज़ात, वालिदैन की ज़ात और स्कूल, अदारा, असातिज़ा की ज़ात और माशरा, वो हमने डिस्कस की। इसी तरह ये 9 चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी 9 खूबियाँ हम अगले साल से, कल से हम बच्चे में पैदा करने जा रहे हैं। आपको उनको कैसे समझना है, आपको हमारा साथ उनमें कैसे देना है। नंबर 1 ऊपर लिखा हुआ है क्रिएटिव लर्निंग, बी क्रिएटिव। बच्चे को हमने बी क्रिएटिव बनाना है, क्रिएटिव लर्निंग की तरफ हम जा रहे हैं। रवायती तालीम और नंबर गेम से सिर्फ क्लर्क पैदा हो रहे हैं, ठीक है, हम उससे हटना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि नंबर गेम से हम अब निकल आएँ। हमें भी वो तरीके आते हैं जो बहुत सारे अदारों में चलते हैं कि इतना सा पढ़ा दो, उसी में से रटा लगवा दो, उसी में से पेपर ले लो और बच्चे को 100% और A+ और A+ और A+ दे दो। तो ये है तालीम, रवायती और नंबर गेम। मैं ये चाह रहा हूँ कि दुनिया अब पलट रही है, पलट गए हैं बहुत सारे मालिक, इससे हम भी पलट जाएं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम आप मिल के इस नंबर गेम से निकल आए और बच्चे को रवायती तालीम से हटा दें। हम क्रिएटिव लर्निंग करवाएँ, तहकीकी जो है ना वो तालीम दिलवाएँ। वो क्या है उसको हम आगे डिस्कस मज़ीद भी करेंगे कि ये जो नंबर गेम है ना, इसमें से कुछ अब ये भी है। कल वाला जो 1-2 दिन पहले ये मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, पंजाब में 52,000 बच्चा फेल हो गया। शायद आपको अगर किसी ने रिज़ल्ट लिया तो उसमें से 52,000 बच्चा फेल हो गया। तो ये भी अब इंटरनेशनल दबाव है, जिसकी वजह से ये था कि आप जनाब नंबर दे दें कि 1100 में से 1100 पास करते जा रहे हैं और पता किसी को कख नहीं।
तो ये आप जो है ना इसको अब बच्चों को फेल, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि क्रिएटिव लर्निंग का पहला जो स्टेप है वो यही है कि किसी प्राइवेट तलीमी इदारे में बच्चे को फेल नहीं किया जाता। आप हमें ये इजाज़त दें, हम ये आपके ताउन से ये कहेंगे कि अगर बच्चा वाकई अगली क्लास में जाने वाला नहीं है, उसमें कोई कमियां कोताहियाँ हैं, या बच्चा किसी और स्कूल से हमारे पास आया है 4 क्लास से और वो हमारे पास 2 क्लास का सिलेबस पढ़ने के लेवल पे है, तो काइंडली आप ना इस चक्कर में पड़े कि कहीं वो बुरा नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता। आप थोड़ा सा टाइम दें उसकी ज़ात के लिए, उसकी अच्छी तालीम और तरबियत के लिए, आपको उसको क्रिएटिव लर्निंग के लिए थोड़ा सा टाइम दें, उसकी वो गैप। अगर हम कहते हैं कि ये बच्चा अगली क्लास में नहीं जा सकता, आप भी चेक करें, सारा कुछ करने के बावजूद, पढ़ाई के बावजूद, हमने देखा कि 4 चीज़ें हैं जो बच्चे की तालीम और तरबियत पर असरअंदाज होती हैं। अगर उन 4 चीज़ों में से एक स्कूल जिसका रिसर्च के मुताबिक जो है वो 15% किरदार होना चाहिए था और है कितना, वो 52% कर रहा है, तो अगर वो अदारा फिर भी इतनी कोशिश के बावजूद भी वो ये आपको कह रहा है कि बच्चा अभी इस लेवल पे नहीं है, वालिदैन का जो किरदार, जो रिसर्च हमने पीछे देखी थी जिसमें वालिदैन का किरदार कितना था, याद है किसी को? थोड़ा सा मुझे बताएंगे कितना होना चाहिए था? 80। दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करने के लिए निकाल लेते हैं। ये वो रिसर्च थी जो इंटरनेशनल रिसर्च है, नए आने वाले अहबाब के लिए भी कि रिसर्च ये है, इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च कहती है कि वालिदैन को 82% किरदार अदा करना चाहिए, स्कूल को 15%, माशरे को 3%। लेकिन आज हम जिस स्टेज पे पाकिस्तान में खड़े हैं, स्कूल 52% किरदार अदा कर रहे हैं, वालिदैन 4% कर रहे हैं और सोसाइटी 1%। ये तलीम और तरबियत है, अखराजात का नहीं मैं कह रहा, ज़ाहिर है वालिदैन करते हैं, लेकिन सोसाइटी 1% कर रही है, वो भी नेगेटिव। जैसे हमने अगली स्लाइड में देखा था कि नेगेटिव रोल ज़्यादा है, तुम नहीं कर सकते, तुम ये तो कामयाब हो रहा है ये। तो ये इसके बावजूद अगर वालिदैन के इस 82 की बजाय 4% वो करने पे भी हम वालिदैन को कहते हैं कि आप 82 ना करें, 50 तो चलो कम से कम करें, और इस 50 के बाद आपके और हमारे करने के बाद भी बच्चा अगर आप भी 52 साथ कर रहे हो तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कि ये बच्चा वाकई नहीं अगली क्लास में जाने के लिए, तो फिर उसको टाइम दें कि वो बच्चा जो है वो अगली क्लास में ना करें, हम उसको उस क्लास में थोड़ा सा टाइम और लगवा दें। ठीक हो गया? तो ये थे हम यहाँ पे। अब क्रिएटिव लर्निंग है क्या? जो पहली खूबी हमने पैदा करनी है उसमें क्रिएटिव लर्निंग वो है कि जो देखे और सुने। ये मैंने जो डैश लगाई हुई है ना, इसका मतलब है कि सिर्फ अदारे से नहीं, घर से भी। ठीक है ना, डैश का मतलब घर है यहाँ पे, कि जो देखे और सुने और पढ़े, चाहे वो घर पढ़े, चाहे वो बाजार गली में आते जाते हुए कोई साइन बोर्ड पढ़े, चाहे वो स्कूल में पढ़े, वो समझे, वो उसको समझे और उसको बोल के बता सके। ये क्रिएटिव लर्निंग का पहला स्टेप होता है बच्चे। उसके बाद पढ़ना मकसद नहीं है, समझना मकसद है। ये क्रिएटिव लर्निंग का पहला असूल है कि पढ़ना नहीं है, रट्टा नहीं लगाना, बच्चे की किताब ख़त्म नहीं करवानी। जो 4 पेज उसने आज तक पढ़े हैं ना, वो उसे पता हो कि इसमें लिखने का मकसद क्या है और इसको हमें समझाने का मकसद क्या है और आम जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होती है। फिर हम आगे बात करेंगे हम क्या कर रहे हैं उसमें। आप हमारे स्कूल के बच्चे जो आप लोग जाके उन बच्चों से पूछें, स्पेशली 5-8 में जो बच्चे हैं, मैं जब भी उनको साइंस का पीरियड पढ़ाता हूँ या टीचर पढ़ाती हैं, हमने कहा हुआ है कि आपने जो टॉपिक पढ़ाना है तो पूरे माशरे से ज़िंदगी में आम मसाले लाजमन देनी है उनको कि बेटा ये जो आप पढ़ रहे हैं ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है ज़िंदगी में। बच्चा पूरा टॉपिक पढ़ के एक्सपर्ट हुआ बैठा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये ज़िंदगी में इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। तो ये क्रिएटिव लर्निंग है कि उसे पता हो कि जो मैंने पढ़ा है वो इस्तेमाल कहाँ पे होता है आम जिंदगी में। उसके बाद है जो देखे सुने पढ़े समझे वो बोलकर बता सके और लिखने की कोशिश करे। वो बच्चा उसको लिखने की कोशिश भी करे अगर हम उसको बताएं तो अगर मैंने लिखा हुआ है गलत लिखना अलग बात है, उम्र और क्लास के हिसाब से वो बेशक उसको गलत लिखे लेकिन लिखे जरूर। उसके बाद है किताब को कॉपी ना करें। ये क्रिएटिव लर्निंग का मैं थोड़ा सम अप करना शुरू करूँगा तो इसको क्लोज। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। इसकी ये बहुत सारी आगे चीज़ें हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि उसके जहन में मुख्तलिफ तरह की सोचें पैदा हो, ना कि नहीं यही किताब पे लिखा है तुमने यही करना है। तो ये है क्रिटिकल थिंकिंग। मैं शार्ट कर रहा हूँ, ये हमने खूबियाँ पैदा करनी है बच्चों में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसला आ गया है चाहे किताब में, सवाल में, ज़िंदगी में कोई, तो ये ना हो कि नहीं ये नहीं हो सकता। ये आगे 2 चेयर खाली पड़ी है, यहाँ पे किसी को भिजवा दें। ये चेयर पड़ी। कम्युनिकेशन स्किल के बच्चे में सुनने और बताने की, कम्युनिकेशन करने की स्किल पैदा हो। वो घर में जाके वालिदैन को बता सके, हम लोगों में से उसे कोई पूछे तो उसमें उससे
तसल्ली से उसे हर चीज़ का वो जवाब दे सके। उसके बाद है ऑर्गेनाइज़र, कि वो किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सके, अपने कमरे को, अपने बैग को, अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज कर सके, ये ना हो कि हर चीज़ बिखरी पड़ी है। उसके बाद है करैक्टर बिल्डिंग, अपने करैक्टर को बिल्ड कर सके, बेहतर कर सके। ये हमने इसमें जो लगाया हो उसमें लिखा भी है कि हाउ टू बिल्ड योर करैक्टर इन योर क्लासरूम, कि क्लासरूम में करैक्टर कैसे बिल्ड हो सकता है। ये हम उसमें घर में भी करैक्टर बिल्ड करना है, वो भी आगे देखेंगे। उसके बाद है लीडरशिप स्किल, उसमें लीडरशिप की खूबी हो, ये ना हो कि उसमें थोड़ा सा लीडरशिप का बोझ डाले और वो हिम्मत हार के बैठ जाए, ये खूबी भी हमने पैदा करनी है। डिजिटल लर्निंग, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी की तरफ दुनिया जा रही है, बहुत सारी दुनिया चली गई है। जदीद दुनिया के साथ रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये जो कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको मोबाइल के साथ अटैच करके LCD को दूसरे रूम में तक बच्चे को कैमरा ऑन करके हम चीज़ें दिखा सकते हैं, ये ऐसे ऐसे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ये डिजिटल लिटरेसी में है। इनमें हम क्या कर रहे हैं जी, मुस्लिम तालब स्कूल सिस्टम यजमान के अंदर लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन में मैंने लिखी कि हम इसमें क्या दे रहे हैं। स्कूल ऐप दे रहे हैं बच्चों को, आज काइंडली वो ज़रूर समझ के जाइएगा, स्कूल ऐप बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, डिजिटल लर्निंग और इस्तेमाल करवाएं, सिर्फ मोबाइल में डाउनलोड ना करवाएं। प्ले नर्सरी प्रेप के लिए हमारे पास जो स्कूल ऐप है स्कूल की, बच्चे को वो बारकोड आप स्कैन करेंगे तो वो वीडियो निकल आती है, वो दिखाएं। और बड़ी क्लासेस के लिए कोई भी बारकोड रीडिंग ऐप कर लें तो वो बारकोड वाली बुक्स, हाइब्रिड बुक्स हमने लगाई हुई है। स्कूल ऐप है, LCD, इस तरह की स्टडी स्टाइल हम बच्चों को दे रहे हैं। लैपटॉप फराहम है बच्चों को 2, 3, 4। उसके बाद टैब्स, वो टैब है हमारे पास इधर, वो हर टाइम बच्चों के लिए स्कूल में, वो आगे हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी सारे टैब है। वो डिजिटल इंटरनेट अवेल है, लेकिन सिर्फ वो लिमिटेड, पूरी सिर्फ स्टडी के लिए ना चीज़, और उसके पूरा चेक एंड बैलेंस होता है। वो जिस टाइप पे उसका बारकोड होता है वो किसी सीनियर टीचर या हेड टीचर की निगरानी में रहता है और उसकी निगरानी में इस्तेमाल होती है। हाइब्रिड बुक्स, जो आपके पास बुक्स हैं वो हाइब्रिड बुक्स हैं, उन पर बारकोड लगे हुए हैं। वो उस तरह डिजिटल बुक्स भी हमारे पास अवेल हैं, डिजिटल बुक्स बहुत सारी। अब मैं इसको शार्ट करूँगा वरना वो मैं आपको दिखाता। इसमें स्लाइड वो लगी हुई है फ्लैग, जिसमें डिजिटल बुक्स हैं बच्चों की पढ़ने के लिए। इसके अंदर बुक्स, उसके मतलब वीडियो, उसके मतलब लेक्चर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है बारकोड पेजेस, वो आपकी बुक्स पे वो बारकोड पेजेस हैं सारे। उसके बाद है डिजिटल लिटरेसी, इंटरनेट का दुरुस्त और मुस्बत इस्तेमाल रखे, बच्चों को महफूज, मुतमईन और खुशहाल। बच्चों को इंटरनेट ज़रूर दें, ये नहीं कि यह बुरी चीज़ है, लेकिन महफूज इस्तेमाल है। इसमें कुछ चीज़ें हैं वो हम आगे भी मज़ीद फिर भी देख लेंगे। और ये जो इसमें कुछ कि वो ऑनलाइन जो है वो परेशान करे तो वालिदैन को बताए, कोई ऑनलाइन परेशान करता है तो ये बच्चों को ये हमने इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल के लिए ये चीज़ें बतानी है। ये बाद में भी मुझसे ये कोई स्लाइड भी ले सकता है, ये समझ भी सकता है। जिसको जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो वो मेरे साथ बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन दोस्त काबिल एतमाद नहीं होते, ये उनको बताया। अजनबी जो लोग हैं उनकी तरफ से जो पैगाम आते हैं, जो रिक्वेस्ट आती है, उनको एक्सेप्ट न करें। ये चीज़ें जब हम बच्चों को सिखा देंगे, मालूमात अपने तक रखें, पासवर्ड वगैरह किसी को घर का पता इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान ना बताएं। दोस्तों से जो मत मिले जिनको आप नहीं जानते, जो सिर्फ ऑनलाइन दोस्तों। इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें जो हम बच्चों को सिखा के उनको इंटरनेट का महफूज इस्तेमाल सिखा सकते हैं, लेकिन इंटरनेट लाजमी है बच्चों को आज के दौर के हिसाब से पढ़ने के लिए। आगे जी 9वीं चीज़, 8 चीज़ें हो गई। अगर आप लोगों को याद हो, 7 नंबर लगे हुए थे, मिस कोई नहीं है। अगर फिर कहें तो एक दफ़ा एक नज़र फिर मेन देख लेते हैं। जो हमने करना था, क्रिएटिव लर्निंग 1, क्रिटिकल थिंकिंग 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग 3, कम्युनिकेशन स्किल 4, ऑर्गेनाइजर 5, करैक्टर बिल्डिंग 6, लीडरशिप स्किल 7, डिजिटल लिटरेसी 8। और सबसे अहम चीज़, इसमें आप लोग भी इन्वॉल्व हैं, हम भी इन्वॉल्व हैं। कोलैबोरेशन पैदा करना चाहते हैं बच्चे में। कोलैबोरेशन स्किल ये होता है मिलजुल के काम करना, कि बच्चे को कोई काम है तो वो सिर्फ बोझ खुद पे ही ना ले ले, क्लास वालों के साथ मिलजुल के काम कर ले। तो वो बाहर पता करें कौन करेगा। अच्छा, वो कोलैबोरेशन स्किल हमने बच्चे में पैदा करनी है। कोलैबोरेशन क्या है? मिलजुल के काम करना। ये हमने सिर्फ बच्चे में नहीं पैदा करनी, हम और आप में भी हमने पैदा करनी। आपके साथ मिलजुल के हमने बच्चों में ये खूबियाँ पैदा करनी है, और आपके साथ मिलके बच्चे में कोलैबोरेशन जब हमने पैदा करनी तो उसके लिए आपका क्या तावन हमें चाहिए। एक तावन तो मेन होता है मुआवजे वाला, वो तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, वो भी थोड़ा ज़ाहिर है प्रॉब्लम होते हैं होंगी, लेकिन मुआवजे से हट के आपका क्या तावन हमें दरकार है। इसमें वो ये है कि स्कूल आने से पहले बच्चे की तैयारी पर ज़रूर फोकस करें। यकीन माने बच्चे की तालीम का 50% हिस्सा ये है, बच्चे की तैयारी। उसके शूज़ पॉलिश हूँ, लाजमन पॉलिश नहीं होते, अक्सर बच्चों के नहीं होते, तो इसका बड़ा ये है उनको
दें और पैकिंग करवाएं। अच्छा, उसके बाद ये है कि वाले की पर्सनैलिटी का 40% इम्पैक्ट उसके जूते सेकने बंदे पे जाता है। ये बड़े लोग, बिजनेसमैन लोगों के लिए है, ये रिसर्च है कि जब कोई नया बंदा किसी बंदे से मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी का 40% इम्पैक्ट उसकी जूते से अगले बंदे को जाता है। अभी उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला होता, ये उसके माइंड में अगले बंदे में फिट हो जाता है कि ये बंदा कैसा है। तो यकीन करें इसका बड़ा इम्पैक्ट है। आप करके देखें। बच्चे का जूता इस पर फोकस करें, टूटा हुआ है तो ले सकते हैं तो नया लेके रिपेयर करके दें, इस पर जरूर फोकस करें। यूनिफॉर्म उसका साफ सुथरा हो गया, यूनिफॉर्म के हद तक मजबूरी के बगैर बच्चे को ना भेजें। बच्चे में डिसिप्लिन पैदा नहीं होता अगर वो यूनिफॉर्म के बगैर आने की आदत बनती है। स्कार्फ बच्चियों के लिए स्पेशली, यकीन करें हम इस्लामिक माहौल पैदा करने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। हम टीचर्स को गाउन के अलाउ बगैर अलाउ नहीं करते बिल्कुल, तो बच्ची को भी स्कार्फ के बगैर हम नहीं अलाउ। आप बच्ची को स्कार्फ जरूर दे के भेजें। ये ना देखें कि 3 साल की है, 2.5 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है, ये ना देखें। बच्ची है तो स्कार्फ दे के, स्कार्फ बनाए उनके स्कार्फ दे के भेजें। ये वो चीज़ें जिनमें कमियाँ होती हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ें देखें और इनको पूरा करें। बच्चे को पानी की बोतल ज़रूर दे के भेजें। फ़िल्टर यहाँ पे अवेल है, हम फ़िल्टर वाला पानी तब ही बच्चे को दे सकते हैं जब उसकी अपनी बोतल। हम हमारे पास अवेल हैं डिस्पोजेबल ग्लासेस, लेकिन हम कितने ग्लासेस कितने बच्चों को दे देंगे। फोम वाला गिलास होता है, बच्चे तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, कितने के देंगे। हमने दिए हैं, हमने देखे हैं, फिर प्रॉब्लम था। बहुत सारे काम हमने करके देखे हैं, फिर आपको कहे हैं कि वो इस तरह सेट नहीं आते। आप पानी की बोतल सर्दी में भी दे के भेजें, यकीन करें उसने एक दफ़ा भी पीना है तो अपनी अलग बोतल से तो उठा के पिए ना। तो ये 3-4 चीज़ें ना, इन पर ज़रूर फोकस करें, इस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। ये तावन आपका हमें चाहिए। ये चीज़ें बच्चे में फिर जाके वो 9 क्वालिटी पैदा होंगी। ये हर चीज़ का किसी क्वालिटी के साथ लिंक है। यूनिफॉर्म का उस डिसिप्लिन के साथ, उस लीडरशिप के साथ लिंक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों का लिंक है। डायरी नोट पे फोकस करें काइंडली ज़रूर। डायरी का नोट ज़रूर देखा करें आप सब लोग घर में रोज़ाना। और कुछ भी टाइम दे सकते हैं ना बच्चे को। अगर आज आप बिजी हैं तो आज आप डायरी ज़रूर एक दफ़ा देखें, टीचर ने कोई नोट तो नहीं लिखा। आपने कोई जवाब, टीचर को कुछ कहना है, कोई जवाब देना किसी बात का, डायरी पे नोट करें, ज़रूर करें। और एक दिन की गफलत ना उसमें करें। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इसका टाइम है, और एक दिन का बच्चे का टाइम उसको सिलेबस में बहुत पीछे ले जाता है। हमारे पास जो प्लानिंग बनी होती है एक दिन की घंटों के हिसाब से बनी होती है। प्लानिंग पे भी हमने आगे थोड़ी सी बात करनी है कि हम वीकली प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है जब एक दिन का भी प्रॉब्लम आता है। मतलब मैंने, टीचर ने नोट लिखा, डायरी खत्म है, डायरी ले रहे हैं। 2 दिन बच्चे की डायरी नहीं आई, 2 दिन का काम बच्चे का डिस्टर्ब हो गया, और वो 2 दिन उसके साल के एंड तक पूरे नहीं हो सकते, किसी भी सूरत नहीं हो सकते, जो मर्जी कोई काम। उसके बाद है मैसेज, कॉल, चेकलिस्ट। मैसेज और कॉल, अगर आपको कॉल जाती है काइंडली उसको सुने, उसका रिस्पॉन्स दें। अगर आप स्पेशली व्हाट्सएप पे हम चाह रहे हैं कि हमें व्हाट्सएप नंबर सारे प्रोवाइड कर दें जिनके यहाँ टीचर उसमें मैसेज छोड़ेगी, व्हाट्सएप मैसेज जदीद दौर के हवाले से। जब भी आपका टाइम उसको देखें, उस पर रिप्लाई ज़रूर कर दें, उसको इग्नोर ना करें। उस पर एक दिन अगर आज का आप नहीं करते, कल करते, तो वो बच्चे का जो भी टॉपिक था वो 2-3 दिन पे आगे चला गया। उसके बाद चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट है, प्रिंट आगे हम आपको दिखाएंगे। अभी बच्चों की डायरी पे लगी होती है जिसमें उसका यूनिफॉर्म, उसके जूता और उसकी चीज़ों के बारे में चेक लगे होते हैं कि ये है। उसको लाजमी देखें। उसको देखने से ये होगा कि आपको पता चलेगा फलां दिन मेरा बच्चा हफ्ते में, महीने में इतने दिन उसका यूनिफॉर्म ठीक नहीं था, उसका जूता ठीक नहीं था। ये हमने जब प्रिंट करवाते हैं ना, आपको लगता है कि आपके बच्चे की डायरी पे वो एक लगा हुआ है। जब हम प्रिंट कराते हैं तो हमें सैकड़ों में प्रिंट करवाने पड़ते हैं, और वो अच्छे खासे आजकल प्रिंटिंग एक्सपेंस है, अच्छे खासे यकीन करें। बहुत महंगा कागज़ है, बहुत महंगी प्रिंटिंग है। 40 से 45 हज़ार का नॉर्मल सा प्रिंटर आज के अब आता है, और उसकी कार्टेज अभी पिछले हफ्ते मैंने मंगवाई है, मेरे घर में 4600 रुपये की आई है, जिनसे तकरीबन 150 प्रिंटिंग है। तो हमें एक प्रिंट जो कंप्यूटर कलर प्रिंट जो है 25 से 26 रुपये में पड़ रहा होता है, जैसे ये सामने लगा हुआ है। तो ये प्रिंटिंग जो है ये कीमती है, जो देखें हमने अगर लगाई हुई है तो किसी मकसद के लिए लगाई है, उसको आप उस तरह से यूटिलाइज करें, उसका मकसद जो है वो पूरा करवाएं। बच्चे को चेकलिस्ट ज़रूर देखें गायब के, और इसके नंबर है, हाँ उसके नंबर हैं सालाना एग्ज़ाम में 10-10 नंबर की हर एक्टिविटी है उसकी। वो मैं आपको उसकी शीट्स भी दिखा दूंगा कि उसमें नंबर किस तरह से एग्जाम, बाद में शीट्स हैं बनी। उस एक शीट के पीछे बहुत सारा वर्क है, और 10 शीटें अलग अलग पीछे उसकी प्रिंटेड है, हमारे पास सैकड़ों में होती हैं जिन पे हमने वो अलग अलग बच्चे की वो चीज़ लिखनी होती है। तो इतने एक्सपेंस करने का कोई मकसद है उसको, तब वो काम हो सकता है जब आप भी देखेंगे। उसके बाद ये है कि फौरी तवज्जो हर काम वक्त पे, वो वही बात होगी कि वक्त की अहमियत बड़ी है, तवज्जो फौरी करें। कोई भी आपको मैसेज जाता है कोई भी, तो वो उसका फ़ौरन बच्चे की कोई चीज़ ख़त्म हुई है, स्टेशनरी की नोटबुक है, डायरी है, तो काइंडली वो फ़ौरन ले दें ताकि इसके काम का वो
हर दिन ऑफ। अच्छा, दो चीज़ें, हाफ डे या डे ऑफ। ये एक चीज़ है मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि पहले जब हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, शुरू से हमने देखा होगा स्कूलों में 31 तारीख को महीने की हाफ डे होता था। वो ये शुरू से चलता आ रहा है। उसकी रीज़न ये थी कि तब स्टडी इस किस्म की थी कि प्लानिंग महाना बनती थी। स्कूल में छुट्टी कर देते थे, गवर्नमेंट स्कूल में भी ये था सिस्टम कि स्कूल में छुट्टी करके सारे टीचर मिल के बैठ के अगले महीने की पूरी अपनी प्लानिंग बनाते थे कि हमने अगले महीने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ये डे ऑफ महीने के एंड पे शुरू से होता था, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको फील ना करें। दूसरा ये कि हाफ डे, अब वो स्टडी इस किस्म की हो गई है, इतनी क्रिटिकल हो गई है कि हम महाना प्लानिंग नहीं कर सकते। अब हम हर हफ्ते प्लानिंग करते हैं और इस पर इतनी सख्ती है कि ये हेड ऑफिस भी हमसे मांगता है, हम उनको तस्वीरें सेंड करते हैं हफ्ते वाले दिन करके स्कूल से टीचर ने जाना होता है। उसने पूरे वीक की हर सब्जेक्ट की प्लानिंग करनी होती है। अगर एक टीचर 8 सब्जेक्ट पढ़ा रही है अगर, तो वो 8 सब्जेक्ट की उसने हफ्ते के 8 दिन की प्लानिंग करनी होती है। इसके लिए उसे अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। मैंने इसमें कौन सी एक्टिविटी रखनी है, मैंने कब करवानी है, उन एक्टिविटी के लिए क्या सामान चाहिए, वो मुझे मैंने सर को लिख के देना है, ऑफिस में लिख के देना है, वो मुझे मिलेगा। ये सारी चीज़ें उसने प्लान करके जानी होती है, तो इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। बहुत सारे इदारे अब भी हफ्ते वाला दिन ऑफ कर रहे हैं, मुकम्मल ऑफ कर रहे हैं, और वो इसी वजह से कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी हम हाफ डे कर रहे हैं। जुमा और हफ्ता 12 बजे छुट्टी, टाइम टेबल अब आपको बाहर गेट पे भी मिला करेगा, हमने प्रिंट करवा ली है, वो लगेगा। जुमा हफ्ता 12 बजे दिन हफ्ते वाले की 12 बजे छुट्टी होगी, हफ्ते वाले दिन की वो हाफ डे। टाइम तो बहुत कम में नहीं हो पाती है, फिर भी अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ऑफ भी करते हैं। वो इस तरह से कि हम पूरा उसको ऑफ करके तो पूरे दिन की प्लानिंग करवाते हैं या पूरे मंथ की, या कभी हमारी टीचर की ट्रेनिंग आ जाती है, हम वो मिस नहीं करते। आज भी टीचर की ट्रेनिंग है, इस प्रोग्राम के बाद जाएंगी इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग आए, वो लेटेस्ट टीचिंग स्किल पे एक ट्रेनिंग है, ये मान में चल रही है एक इदारे में, वहाँ पे वो यहाँ रखना चाह रहे थे, हमने कहा कि हम हमारा बन रहा। तो हम टीचर को ट्रेनिंग हमने दूर दूर जाके 25-25 हज़ार पे वाली पेड करके ट्रेनिंग वो भी करवाई है। तो हम ट्रेनिंग मिस नहीं करते ताकि बच्चों की तलीम और तरबियत में टीचर का जो किरदार है वो पूरा इन्वॉल्व और लेटेस्ट चीज़ों से वो इन्वॉल्व। इसके लिए भी अगर कभी छुट्टी करनी पड़ती है तो आपके माइंड में होगा इसकी रीज़न क्या है। इसके बाद है जी नोटबुक हफ्ते वाले दिन घर जाती है, ये खास तौर पे याद रखिएगा। हम बच्चे पे बर्डन नहीं डालते, वो रोज़ाना घर में काम करे नोटबुक पे, और दूसरा वो रोज़ाना लेके जाता है तो हशर नशर कर देता है नोटबुक का। लेकिन फिर भी वही होती हैं अक्सर, हफ्ते वाले दिन भी जाती है एक दिन के लिए, फिर भी तो कायली है। तो उसका हर कॉपी डायरी का घर में आपकी जिम्मेदारी, स्कूल में हमारी, कि आप उसको तवज्जो से रखें कि वो साफ़ सुथरी नीट क्लीन हो, कवर हुई हो, सिलाई हुई हो, उसमें से पेज गुम ना हो। और दूसरा ये कि हफ्ते वाले दिन आपके माइंड में होना चाहिए कि आज मेरे बच्चे की नोटबुक आनी है, पीछे पूरे हफ्ते का काम मैंने देखना है। तो उसने पूरे हफ्ते टीचर ने क्या करवाया, हो सकता है टीचर से कोई मिसिंग हुई हो, उसने ना करवाया हो, आपने मुझे इन्फॉर्म करना हो, तो आप कैसे करेंगे जब तक आप देखेंगे नहीं कि इन नोटबुक पे बच्चे ने क्या। तो काइंडली हफ्ते वाले दिन आते ही बच्चे से वो नोटबुक निकलवा लें। उस दिन अगले दिन संडे को आपके पास वो नोटबुक होंगी, उनको ज़रूर देखेंगे टीचर ने पिछले पूरे हफ्ते में क्या काम करवाया। तो ये वीकेंड पे जाती हैं, डेली नहीं जाती। उसके बाद जब वर्कबुक पे टर्म का काम मुकम्मल हो जाता है, बच्चों की वर्कबुक होती है छोटे बच्चों की, जब उस पर एक टर्म का काम मुकम्मल हो जाता है और उस टर्म के एग्ज़ाम में अभी टाइम बाकी होता है, जब रिवीजन हो रही होती है, तो वर्कबुक पे तो वो दोबारा हम ऊपर नहीं लिखवा सकते ना। तो फिर उन दिनों में हम वो काम वर्कबुक वाला नोटबुक पे करवा रहे होते हैं। तो बहुत सारे वालिदैन ये कह रहे हैं ये बुक क्यों पड़ी हुई है, इनको तो अब हाथ ही नहीं लगाती। तो ये किस लिए है, वो जब अगली टर्म आएगी तो फिर उसका जो बाकी काम है वो हो जाएगा। तो वो 3 बुक्स जो वर्कबुक होती हैं वो उन दिनों में फ्री होती हैं, बेशक निकलवा के घर रख लें। अगर आप टीचर के साथ रास्ते में रहेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इन चीज़ों पे खास तौर पर काफ़ी साफ़ सुथरी और कवर और सिलाई शुदा हो, ये ठीक हो गया जी। ये काइंडली ये वो चीज़ें हैं जिन पे मैं आपका ताउन चाहता हूँ आपसे। इन चीज़ों से अगर आप इसमें हमारे साथ मिल के चलेंगे तो हम बच्चे में ये सारी चीज़ें, ये कोऑपरेशन आपका और हमारा है, फिर हमने बच्चे में कोऑपरेशन पैदा करना है। मुआवजा आपके हवाले से अगर बात करें तो यकीन करें बहुत कम मुआवजे पे हम कोशिश करते हैं कि आपकी तौक़ात पे पूरा उतरे। मैं बहुत सारी वो चीज़ें मैं जानता हूँ, मैंने बहुत सारे इदारों की मॉनिटरिंग की हुई है, मेरे पास स्कूल की मॉनिटरिंग थी, काफ़ी साल मैंने मॉनिटरिंग की है, सीधे आगे आगे कुछ दिखाएंगे। वो मैंने देखा है कि 10-10 हज़ार फीस वाले इदारे कुछ वो चीज़ें करवाते हैं जो हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को करवा लें। हम वो खूबियाँ, ये जो खूबियाँ मैंने 9 गिनवाई है ना, ये वही 9 खूबियाँ जो 10-10 हज़ार फीस वाले इदारे पैदा करते हैं। वो कहते हैं हम ये पैदा करते हैं। आप रिजल्ट उठा के देख लें, कभी सादे पब्लिक स्कूल के बच्चे ने शायद कभी टॉप किया हो, वो नंबर गेम में नहीं पढ़ते, इन 9 खूबियों में पढ़ते हैं।
एचिसन, ETC, जो बहुत टॉप के वर्ल्ड लेवल के जो इदारे ये खूबियाँ पैदा करते हैं, नंबर गेम्स में नहीं पढ़ते, तो ये 9 खूबियाँ तब पैदा हो सकती हैं जब ये बहुत कम मार्क्स देते हैं, वो बहुत सारा मार्क्स लेके। यकीन करें हम बहुत सारी चीज़ें खुद से परचेज करके बच्चों पे, अगर बात आ गई मुझे अभी याद आ गया, ये दवाई थी इस तरह का मटीरियल, ये एक एक चीज़, ये लटकाने के लिए कार्ड ना छोटा सा हमें अंदर लटका हुआ है, वो उसने हमें दिया उन्होंने, वो 50 रुपये का भी नहीं होना चाहिए, हमें 500 का दिए। हमने उसी इदारे से लेना होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जिसने जो चीज़ बनाई है, वो कार्ड बनाया है, उसी का वो होता है कि उसमें फिट आ जाए। तो ये बड़े, ये एक एक चीज़ हो सकता है 2-2, 3-3 हज़ार की उसने हमें दी हो, ये बच्चों के लिए है। इसकी तस्वीरें भी जाती हैं, ये हम बच्चों को करवाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये गेम, ये एक ही दफ़ा इस्तेमाल होती है, बच्चे ऊपर चिपका देते हैं और फेंक देते हैं। ये 450 की एक है, अगर एक क्लास में एक होती है। इस तरह ये सारी, इन पे बच्चों को हम खिलाते हैं, वो लूडो खेलने वाले ज़माने के, ये इस तरह से के बच्चों को पता चले, ये बच्चों की तालीम में मददगार है। ये चीज़ें अपने आप से नहीं करते, हम इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें जो हम खुद से करते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव भी करते हैं, लेकिन हम आपसे ये चाहते हैं कि आप जो है ना हमें इन चीज़ों पे लाजमन ये चीज़ें ना इनमें पाबंद दें। प्रिंटिंग मटीरियल, स्टेशनरी अखराजात, इनके हवाले से मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारा मटीरियल प्रिंट करवाना पड़ता है, बड़ा करवाना पड़ता है इदारे में। मैं अगर आपको दिखाऊँ आगे, मैं वो सारे चार्ट भी आपको दिखा दूँगा, जहाँ ऑफिस में शीटें आती हैं, अगर वो हम प्रिंट जब हम करवाते हैं तो बिल हज़ारों में बनता है, 5000, 10,000 एक दफ़ा का बिल प्रिंट का। तो प्रिंट जब भी हम आपसे कुछ स्टेशनरी के माध्यम में पेमेंट रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं, या कुछ अखराजात की माध्यम में, या तो ये तो वो प्रिंटिंग चीज़ें हैं जो बहुत सारी हैं, जो हम आपसे उनके एक्सपेंस अलग से नहीं ले रहे होते, फीस में से हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन खर्चे बहुत होते हैं वो चीज़ें। तो कहने का मकसद ये कि जिन चीज़ों के लिए हम वो चीज़ें प्रिंट करवाते हैं ना, वो जब आप ताउन करेंगे तो उनका फ़ायदा पूरा मिलेगा। उसके बाद ये है कि स्टेशनरी ख़ास तौर पे सारे इदारों में ये तरीका चलता है। अगर आप आज भी निज़मान के भी बहुत सारी फ्रेंचाइज़ हैं, अगर आप एडमिशन करवाने जाएँ तो 6,000 से लेकर 10,000 तक तो वो एडमिशन के टाइम पे आपसे ले लेते हैं। तो हम कोशिश करते होते हैं कि हम जो है ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक हेड ऑफिस की जो 1700 रुपये को लेकर एडमिशन कर लें, बाकी चीज़ें ऐसा हो जाएंगी। दूसरी बात ये, बुक्स के वाले से अगर आप हमारी बुक्स देखें तो अब मेरे ख्याल में प्लेन यूनिवर्सिटी का सेट 2500 रुपये के लगभग है, 3-4 के राउंड अबाउट सारी क्लासेस के अंदर सेट हो जाते हैं। और अब बड़े हैं रेट थोड़े से, वरना 1800 का हमारा, मतलब 15 दिन पहले तक 1800 का वो सेट था। तो ये जो चीज़ें थी वो करवा रहे हैं हम, जो मतलब स्टेशनरी का, वो चीज़ें सारी हम जब परचेज़ करते हैं ना तो अच्छे खासी उसके अखराजात होते हैं। तो हम स्टेशनरी की पेमेंट हमसे अगर फ़र्क करें, हम आपको कहते हैं 2200 रुपये, 500 रुपये की एक कलर डब्बी है, कलर की अच्छे वाली। अगर आप हमारे पास स्टेशनरी में आप जब मर्जी चेक कर लें, टॉप लेवल की स्टेशनरी होगी। और मैं थैला भर के जनवरी में लाया था, यकीन करें, और अब दोबारा लानी पड़ी है, और 22-25 हज़ार बिल बन जाता है 2 महीने डेढ़ की स्टेशनरी। तो ये चीज़ें अगर आप घर में इस्तेमाल बच्चों को करवा के देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे पेंसिलें तोड़ते कितनी है, गुम कितनी करते हैं, वो लोग क्या क्या करते हैं उनके साथ, और फिर वो चीज़ें। तो अगर आपको हम थोड़ा सा स्टेशनरी के अखराजात कह रहे होते हैं तो हम आप उसको अंडरस्टैंड किया करें कि वाकई में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और होती हैं। आप बच्चों की कापियाँ देखेंगे तो पता चलेगा। और कलर पेंसिल रेजर स्टेशनरी नहीं है, ये वो सारी चीज़ें जो हम प्रिंट करवा के बच्चों को देते हैं। पेपर आप देखा करें, बच्चे प्रिंट पेपर, कंप्यूटर प्रिंट आपके पास लेके आएंगे, कलर जिन पे करते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप साथ साथ अगर देखेंगे तो ये सारे अखराजात उसी स्टेशनरी में से हैं। हालांकि इन 2200 रुपये में सिर्फ साल की कलर पेंसिल रेजर शॉर्पनर भी पूरा नहीं होता, यकीन करें अगर आप करके देखें। हम तो ब्लिंक में लेते हैं तो चले हम मैनेज कर देते हैं। तो ये है कि कुछ इदारे बहुत ज़्यादा लेते हैं इस हिसाब से, तो इनको भी थोड़ा सा माइंड में रखें कि ये टाइम पे दे दिया करें हमें, ताकि हम जो है ना वो चीज़ें, या कोई जिसने स्टेशनरी नहीं दी हमने, अच्छा इसमें अगली चीज़ बहुत सारी चीज़ें, कापी, डायरी, स्टेशनरी, हमने पहले ये रखा था कि ये ना लगे कि हम कमाना चाह रहे हैं। हमने इजाज़त दी कि पेरेंट कोई भी ले घर से ले दे, स्टेशनरी ला दे, डायरी ले दे, कापी ले दे। लेकिन प्रॉब्लम आए, फिर हमें पता चला कि हेड ऑफिस वाले हमें क्यों कहते थे कि आपने ऐसे नहीं करने देना। वो समझ हमें अब आई है। डायरी बच्चे ने कुछ कहीं से ली हुई है, कापी बच्चे ने कहीं से ली हुई है, किसी ने कहीं से, किसी की कब ख़त्म होगी, किसी की कब ख़त्म होगी, हम कॉल करने पे लगे हुए हैं। और एक बच्चे की डायरी ख़त्म होगी है, उस पर जो टीचर ने आज पीछे कुछ काम देखना था कापी पे या डायरी पे, वो उसकी घर पड़ी हुई है, ख़त्म हो गई। तो जब स्कूल की होंगी तो क्या होगा, एक साथ शुरू होंगी, एक साथ ख़त्म होंगी, और फिर उसके दायरे का मोनोग्राम वगैरह भी होता है, अच्छी भी लगती है। वो एक साथ जब ख़त्म होगी तो टीचर को काम करवाने में बड़ी आसानी होती है। तो इसलिए अब हम कह रहे हैं कि अदारे से ही लेकर दें, और हमने कोई बहुत कॉस्टली रखी हुई वही है जो हम मार्केट में कोशिश भी करते हैं कि अच्छी चीज़ हो। इसी तरह जो है वो ये कॉपी, इसके हवाले से
और स्टेशनरी भी पहले हमने कहा जी आप लेके जमा करवा दें, बेशक हमें कोई इतराज़, वो लिस्ट भी हमें हमारे पास हेड ऑफिस से आई हुई थी हर क्लास के अलग। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छी स्टेशनरी लेके दी, जैसे राशिद भाई है, इन्होंने अपने बच्चों की इसके 4 बच्चे हमारे पास थे, जैसे बच्चे आए थे हमारे पास आए, इन्होंने बहुत अच्छी स्टेशनरी लेकर दी है। लेकिन कुछ वालदेन की ऐसी भी आई है कि जो बच्चे के इस्तेमाल के करने वाली नहीं है, या वो कर रहे हैं तो वो बहुत जल्द खत्म हो रही है। पेंसिल ऐसी आती है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, कलर ऐसे हैं जो नहीं करने वाले। हमने बड़े, मेरे पास कलर बड़े दिखाए, देखो बड़े इम्पोर्टेड कलर बड़े अच्छे 1200 के वो कलर। तो फिर हमने ये, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ये जिम्मेदारी ले लें, आप हमें पेमेंट कर दिया करें। आपको समझाने का मतलब ये कि ये प्रॉब्लम आते हैं जो हमने आपको चीज़ें इजाज़त दी हुई थी, फिर उनमें प्रॉब्लम्स आए, तो हम अब कह रहे हैं कि ऐसा ना करें, ठीक है। इसके अलावा ये मैं इसको सम अप करता हूँ, और ये एक मैं आपको थोड़ा सा फोल्डर में वो चीज़ें दिखा दूँगा जिसमें हम जो बच्चों को ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास गाहे बगाहे हमारी वो आती रहती होंगी, जो थी तस्वीरें वगैरह आती रहती, जो एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि ये 9 चीज़ें और ये जो वालिदैन का स्कूल का किरदार है जो इसके हवाले से इन सारी चीज़ों के, तो उसमें हम क्या करवा रहे हैं, वो थोड़ी सी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको आप वैसे भी आती होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं उन एक्टिविटीज़ से बच्चों का उसमें क्या आ रहा है, ये खूबियाँ कैसे पैदा होती हैं, उन एक्टिविटीज़ का उन खूबियों से कोई ना कोई कनेक्शन होता है। तो रात में अगर आप ये देखें तो जैसे ये एक एक्टिविटी की तस्वीर है बच्चों की, ये मैंने सिंपल फोल्डर खोल लिया है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कुछ एक्टिविटी की आएगी। जैसे ये एक एक्टिविटी है, ये इनके बुक पे थी, तो बच्चे इसमें ट्रायंगल तैयार करने का तरीका, वो मतलब मुख्तलिफ चीज़ों से ट्रायंगल बना रहे हैं खुद। तो इससे बच्चे को पता चलता है कि बाहर जो माहौल है हमारे उसमें इस तरह की कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये एक्टिविटी इसमें हमने की शामिल। इसी तरह बहुत सारी, ये वही है, इसकी बुक पे, इनकी बुक पे भी अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो इनकी बुक पे भी ये प्रिंट हुई है, यही वाली, ये जो बच्चे कर रहे हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो हमारा, ये देखें, ये हम बच्चों को मुख्तलिफ जगहों पे ये सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं, सामान अवेल है, जिसमें हम बच्चों को ये दिखा रहे होते हैं कि मतलब ट्रेनिंग बहुत सारी देते हैं, जैसे मेडिकल ट्रेनिंग और इसके अलावा फर्स्ट एड की चीज़ें। और जैसे जब बिजली गिरने का भावलपुर में वाक़या हुआ था, उस पर हमने बहुत अच्छी, इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे अहमदपुर वाला वो उसका वाक़या हुआ था, तो हम बच्चों को फिर उनसे मुतल्लिक़ जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, आपने कैसे डील करना है घर में, ये वो भी, और जो उनकी बुक्स में आती हैं एक्टिविटी, वो भी हम करवा रहे होते हैं इनमें वो सारी चीज़ें। तो ये वो उन खूबियों को पैदा करनी है। देखें बच्चे ग्लव्स पहन के ये जो है ना मुख्तलिफ वो चीज़ें, कुछ बुक्स हम एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहे हैं, बाकी इदारों से लेके एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहे हैं। जैसे घर में इलेक्ट्रिक की चीज़ें आमतौर पे ख़राब होती हैं, तो वो छोटी सी चीज़ के लिए बुलवाया था हमने। इलेक्ट्रिक की बुक मैंने वालिदैन से ही परचेज की, खुद अपनी तरफ से परचेज़ करके बच्चों को वो दी है कि वो सब बच्चों को अलग अलग, और वो थोड़ी थोड़ी हम हर टर्म में पढ़ाते हैं, प्राइम तक हम उसको कवर करेंगे। उसमें बेसिकली बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि कम अज़ कम या तो वो खुद को छोटी मोटी चीज़ को देख लेंगे घर में भी ख़राब है, या वो अगर कोई मैकेनिक आता है तो वो कम अज़ कम उसको ये नहीं कर सकेगा कि ये ऐसे या वो झूठ नहीं बोल सकेगा। इस तरह की और चीज़ें, मतलब ये एक्टिविटीज़ और उससे आके ये देखें, ये भी एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये बच्चे वो सारे, ये मीटिंग हमारी, ये रिज़ल्ट डे पे चीज़ें नज़र आ रही है। ये वो ट्रेनिंग है जो हम करने जाते हैं, टीचर को ट्रेनिंग देते हैं, उनके कुछ वीक्स हैं ये उनके आके लाहौर में। ये पाकिस्तान में नहीं, इस वक्त दुनिया में तालीम के जदीद निज़ाम और इस्लामिक तालीम का सबसे बड़े रिसर्चर हैं, हेड हैं आफाक इदारे के शाहिद वारसी साहब। एक नाम है दुनिया में इस वक्त तालीम के मैदान में। ये उनके ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी, 25,000 उसकी फीस थी लाहौर में। और हम हर साल दिसंबर के आखिरी 3 दिन लाहौर में, अब 7 टीचर्स को भी कुछ, अब इससे हमने फाइनल कर दिया कि हर टीचर को इसकी एक फर्द की 25,000 फी है, तो हम टीचर्स को भी साथ लेके वो ट्रेनिंग, उसका सिर्फ यही मकसद है कि बच्चों की तालीम और तरबियत जदीद से जदीद और अच्छे अंदाज में हो, और उसका कोई कमी कोताही उसमें ना। ये शाहिद वारसी साहब के साथ मेरी गेट टुगेदर फर्दर बहुत सारी डिटेल डिस्कस हुई, बहुत सारी चीज़ों पर हमने उस टॉपिक पर बात की है।
ये वो ट्रेनिंग है जिसमें शाद वासी साहब के साथ मैं स्टेज पे हूँ। और ये दुनिया में इस वक्त तुर्की के साथ मिलके दुनिया में एक इनकलाब लाने के लिए इस्लामिक निज़ाम तलीम का एक म्यार ला रहे हैं जो पूरी दुनिया में एक जैसा होगा, ये उस पर काम कर रहे हैं एक अजीम पर्सन। ये वाजिद ये भी हेड हैं एक कैंट अदारा है, उनके यहाँ पे रीजनल मैनेजर हैं, इनके साथ भी ये भी आए हमारे पास आते हैं, इनके भी हम डिस्कस करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये कि हम अप्रिशिएट करने के लिए हम बहुत दफ़ा इनामात भी देते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। मैं वो छोटे इन्वेल्ट में वाइट कलर के इन्वेल्ट में पैक वो थे स्टेशनरी जो मैं लेके आया था, वो सैकड़ों थे, थैला भर के लाया, उसमें से हम बहुत सारे बच्चों को उसमें डाल के किसी इवेंट पे बच्चे का तो यही एक इनाम होता है कि उसको कोई रेजर शॉर्पनर पेंसिल इस तरह की या कोई तलीम से रिलेटेड चीज़ें दे दी जाए, तो वो मुख्तलिफ ये क्लास के दौरान ही होता है। ये मेडिकल की किसी फर्स्ट एड का इनका पीरियड था, उसके अंदर तो फर्स्ट एड का सारा सामान हमारे पास वैसे भी स्कूल में होता है, कोई इंसिडेंट हो जाए बच्चे के लिए तो वो सारा चीज़ें रख के उनकी बुक्स खोल के उनको सबसे मतलब वो दे रहे हैं उनकी। ये मुख्तलिफ मीटिंग मुख्तलिफ चीज़ें। ये बहावलपुर में एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग हुई थी, वो भी वालदैन के टॉपिक पे थी, बहावलपुर साइंस स्कूल में। ये सारे जो बैठे हैं ये टॉप के अदारों के स्कूल के हेड्स डायरेक्टर्स हैं, तो इन लोगों से डिस्कस हम करते हैं। मकसद सिर्फ यही होता है कि बच्चों की तलीम व तरबियत के लिए बेहतर से बेहतर, ये बच्चों की तफरीह के लिए मैजिक शो इस तरह की भी चीज़ें आती हैं। ये बच्चों की एक्टिविटी थी एक, तो ये हेल्दी और अनहेल्दी फूड की बच्चों की एक्टिविटी थी, वो करवाई गई है। ये कल ये रेड कलर डे है, ये एग्ज़ाम की है, ये भी वो सबसे मुख्तलिफ प्लानिंग हमारे पास पूरे साल की प्लानिंग बुक्स की हफ्तावार हर वीकली वो प्रिंटेड शक्ल में हमने निकाल के दिया, हालांकि हमारे पास टीचर के टैब में सॉफ्टवेयर भी बड़ी होती है, लेकिन हमने प्रिंट भी निकाल के दिया ताकि टीचर के पास वो प्रिंट में, और वो प्रिंट के एक्सपेंस हज़ारों देख सकती है, लैपटॉप से देख सकती है, लेकिन मैंने सारे प्रिंट निकाल के दिए। ये वही प्लानिंग पड़ी हुई है और वो हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि टीचर के पास प्लानिंग जो है वो उसमें भी पड़ी हो। लेकिन अगर उस प्लानिंग के साथ साथ आप हमारे साथ घर से वो तावन उसको चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे, वीकली बुक्स नहीं देखते, उसकी बच्चे की चॉकलेट यूनिफॉर्म उसका वो सारी चीज़ें नहीं देखते, तो फिर ये प्रॉब्लम आते। डॉक्टर अजीम शाह साहब ये मुस्लिम स्कॉलर के जनूबी पंजाब के हेड है, और ये इनका बहावलपुर साइंस स्कूल भी एक हेडराइटा में जो 2-3 तालीमी इदारे रन कर रहे हैं, और ये हमारे पास अक्सर विज़िट करते हैं, चेक एंड बैलेंस इनके पास होता है। मुस्लिम स्कॉलर की मुल्तान की मुस्लिम ब्रांचेज भी इनके अंदर है, वो ये विज़िट करते हैं, देखते हैं। मुल्तान में 20 ब्रांचेज है, तो मुस्लिम कॉलेज भी है, तो वो सारे यहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग और टीचर्स को हमारी वो रहनुमाई। ये साथ इनके एक जगह पे ये साजिद साहब भी बैठे हुए हैं, ये भी तालीमी इदारे के डायरेक्टर और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हेड हैं बहावलपुर में, ये भी टीचर ट्रेनिंग में बैठे हैं। टीचर को बहुत सारी मालूमाती चीज़ें फिर वो डिस्कस करते हैं। इस तरह ये सारी चीज़ें लेके बहुत सारी और मैनी और चीज़ें, ये सारी चीज़ें लेके हम इसलिए चल रहे होते हैं कि बच्चे में वो खूबियाँ पैदा हों जो मतलब वो ये 9 खूबियाँ गिनवा रहे हैं। लेकिन आपका तावन अब हमें इनमें अब चाहिए का जहमत देने का मकसद था। किसी किस्म की कोई तकलीफ कोई हो तो मादर खां बच्चे आए हैं, कोई टैबलो कोई प्यार है को आप ना जब नहीं देखते ना तो हमारा इसको प्रिंट करवाने का बनाने का हर चीज़ का मकसद खत्म हो जाता है। इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे टीचर बच्चे के यूनिफॉर्म पे टिक करती है, हेयर पे करती है, उसके नेल पे करती है कि क्या चीज़ ओके है। तो जब आप ये देखेंगे तो आपको पता है, आपने को टाइम नहीं भी मिला ना, आप हफ्ते बाद भी देख लें तो आपको पता चल जाएगा। अभी बच्चे आपने सलाह डेट के लिए आपके शूज़ पॉलिश नहीं थे, क्यों नहीं थे? तो ये सारी चीज़ें इसको काइंडली ज़रूर देखें, वरना हमारा इसको बनाने का, इसको प्रिंट करवाने का, इसको लगाने का और इसको टिक करने का मकसद ख़त्म है अगर आप इसको घर में नहीं देखते, क्योंकि आप देखेंगे तो सेट करवाएंगे। हम यहाँ कहते हैं बच्चा और वो तरीके से लेता है, तो वहाँ पे वालिदैन ने जब भेजना है तो उसको प्रिपेयर करके भेजें। अल्लाह ने इंसान को जो पहला मैसेज दिया है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, वही तालीम के हवाले से ये है। पढ़िए, इस हवाले से जो इस वक्त इस स्कूल में आके सुफियान साहब के खूबसूरत अंदाज़ बयान को सुनते हुए मैंने महसूस किया है जो सवाल मैं यहाँ आने से पहले अपने जहन में लेके आया था, और मेरे साथ बहुत सारे उस्ताद अपना पेरेंट्स जो हैं वो भी सोच के आए होंगे कि हम ये बात करेंगे, ये सोचेंगे, ये सुनेंगे, ये पूछेंगे। तो इस हवाले से इन स्लाइड्स के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर और यहाँ पे खड़े होके अपने अल्फाज में जिस तरह से एक्सप्लेनेशन करके दी उन्होंने, मेरे ख़्याल में कोई एक सवाल भी हमारे जहन में नहीं रहा होगा जो प्रश्न की लेके हम यहाँ से जाएँ।
क्योंकि पढ़ाई का मकसद, जब मैंने अपने बच्चे को पहली दफ़ा स्कूल दाखिल करवाया था तो उनसे मैंने ये बात की थी कि मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मेरे बच्चे को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन दे के हमें खुश कर दें। फ़र्स्ट पोजीशन प्राइवेट स्कूल में हर पेरेंट्स को, हर वालिदैन को दी जा सकती है, समझाई जा सकती है, कही जा सकती है। लेकिन अगर एक बच्चा, ये सामने लिखा हुआ जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, अगर 2 क्लास का बच्चा, 1 क्लास का बच्चा पहली दफ़ा यहाँ आए और इस लाइन को पढ़ सके, पढ़ के वो इसको बता सके, मेरे ख्याल में उसको स्कूल भेजने का मकसद पूरा हो गया। बजाय इसके कि वो सिर्फ हाथ में कार्ड लेके जाए, पहली पोजीशन दे के बच्चा खुश हो जाए, वालिदैन खुश हो जाए, उसको 4 नज़में रटा के इंग्लिश में, 4 उर्दू में घर भेज दिया जाए। जब हमारे रिश्तेदार आए उनके सामने बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, देखो मेरा बच्चा कैसे फरफन इंग्लिश बोलता है, किस तरह से उर्दू की नज़में पढ़ता है, तो वो सिर्फ एफिशिएंसी होती है, उसमें काबिलियत नहीं होती। तो जो कुछ इन्होंने बताया कि हम बच्चे को ना सिर्फ यहाँ तरबियत देते हैं, उसको लफ्ज़ को समझने, सेंटेंस को समझने, फिर उसके बाद उसके बैकग्राउंड को जानने की तरफ लेके चलते हैं। इस तरह की तालीम और तरबियत अगर इदारे में हो रही है तो मेरे ख्याल में इससे आगे इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे सुफियान साहब ने हमें डिस्कस करके दी। मेरा बच्चा सिर्फ आज से 1 हफ़्ता पहले यहाँ पे आया है, अभी एडमिशन भी नहीं हुआ, लेकिन आज के प्रोग्राम के बाद मैंने महसूस किया है कि वाकई एक गली मोहल्ले के अंदर अगर ऐसी तरबियत मिल रही है, ऐसी तालीम मिल रही है, तो फिर ये इदारा वाकई एडमिशन का भी मुस्तहिक है, हकदार है, और यहाँ पे हमारे बच्चे की सही तालीम और तरबियत हो सकती है। और इसी हवाले से मैं सुफियान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ऐसी पेरेंट टीचर मीटिंग, देखिए वो पेरेंट टीचर मीटिंग ये होती है कि आप बच्चे को बुलाते हैं, वालिदैन को रिजल्ट बताते हैं, उसकी कोताहियाँ बताते हैं, वालिदैन घर जाके बच्चे को पूछते नहीं पूछते हैं। लेकिन ये तरबियत वालिदैन के लिए है कि आपने बच्चों को किस तरह से हमारे साथ लेके चलना है, और ये एक बेहतरीन आपका स्टेप है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अल्लाह करे आपका इदारा कामयाबी की तरफ गामजन हो। हम इंशाअल्लाह हर लिहाज से आपके साथ मौजूद हैं। जहाँ आपको हमसे कोई तवक्को है हम पूरी करेंगे, और जहाँ पेरेंट्स की कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, वो आप लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह इस ज़मान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक नाम बनेगा मुस्लिम स्कॉलर स्कूल का भी और हमारे बच्चों का। सो मच थैंक यू।